जादू 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 जादू। आज धरती से गगन का, फूलों से चमन का, हवाओं से गगन का हो रहा मिलन, जादू। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। गुड इवनिंग। बढ़िया है एकदम। असम युग्मकता कहलाता है, विषम युग्मकता कहलाता है अर्चन। हाँ जी, ओके राजू ऑफिशियल। बढ़िया है। चलो, आप सभी का वेलकम है। स्टार्ट करते हैं बेटा। प्राणी जगत, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। प्राणी जगत में हम लोगों ने कल क्या पढ़ लिए थे सर? प्राणी जगत में कल हम लोगों ने वर्गीकरण के आधार पढ़ लिए थे। 6 हम लोगों ने वर्गीकरण के आधार पढ़े थे और 6 वर्गीकरण के आधार आपको याद होंगे। अब हमें पढ़ना है प्राणी जगत का वर्गीकरण। 11 हमें संघ पढ़ने हैं। टोटल कितने संघ पढ़ने हैं? 11 संघ पढ़ने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 11 संघ पढ़ने हैं। पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये 11 संघ हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर होगा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ममता भारती। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला संघ स्टार्ट करते हैं पी से। पी फॉर पोपटलाल से स्टार्ट करते हैं। क्या? पॉरीफेरा। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये पॉरीफेरा जो संघ जो होता है इसके अंतर्गत किसको रखा जाता है? स्पंजेस को रखा जाता है। स्पंज, जैसे स्पंज आप लोगों ने पहले भी नाम सुना है ना। स्पंज क्या होती है? जो सिकुड़ सकती है और फैल सकती है। बिल्कुल वैसे ही ये स्पंजेस जो होती है इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इनके अंदर आप ये छोटे 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 छेद देखेंगे। इन छेदों से अंदर क्या जाता है? जल जाता है। अपने साथ किसको लेकर जाता है? पोषणीय पदार्थ को लेकर जाता है। अपने साथ किसको लेकर जाता है? ऑक्सीजन को लेकर जाता है। फिर अंदर कोशिकाएं जो है भोजनीय पदार्थ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और बदले में अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देती हैं। अब वो अपशिष्ट पदार्थ जो है यहां से बाहर निकलता है। ये बड़ा सा छेद देख रहे हो, इस छेद से वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है। इस तरह के तंत्र को हम क्या बोलते हैं? जल नाल तंत्र बोलते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम टाइप का ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस संघ के सभी प्राणियों को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली क्या बोलते हैं? स्पंजेस बोलते हैं। मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, है ना। अगर ड्रॉपर हैं तो इनकी जरूरत नहीं है। पॉरीफेरा हेडिंग डालिएगा। अगर ड्रॉपर नहीं है, पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पहला हेडिंग डालनी है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के नीचे आपने लिखना है क्या? इन्हें स्पंज कहा जाता है। खत्म। दूसरा बिंदु, ये कहां पर मिलते हैं बेटा? ये मेनली हमारे समुद्रों में मिलते हैं। आप समुद्रों में अगर मिलेंगे, यानी समुद्रों में पानी कैसा होता है? लवणीय पानी होता है। तो ये मेजरली किसमें मिलते हैं? लवणीय जल में मिलते हैं। इनकी कोई सम्मिति नहीं होती। ये हम लोगों ने कल ऑलरेडी यहां पर पढ़ लिया था। ये जो होते हैं ये बहुकोशिकीय प्राणी हैं जिनका शरीर का संगठन कैसा होता है? कोशिकीय स्तर का होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल्स की बात कर रहे हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। इनके अंदर शरीर का संगठन कैसा था? कोशिकीय स्तर का था। ये भी हम लोगों ने कल देखा था। कैसी होती है? इनके अंदर सम्मिति होती नहीं है। ये भी हम लोगों ने कल देख लिया था। लवणीय जल में पाए जाते हैं। इनको स्पंज बोला जाता है। बताइए, सिंपल से 4 बिंदु हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। इनमें क्या पाया जा रहा है? जल परिवहन तंत्र या नाल तंत्र पाया जाता है। सर ये नाल तंत्र, जल परिवहन तंत्र का मतलब क्या होता है? बहुत सीधा सीधा मेरे दोस्त, यहां पर आपको ये छेद दिखाई दे रहे हैं। इन छेदों से, ध्यान से सुनना छेदीलाल, इन छेदों से अंदर क्या जाता है? सर इन छेदों से अंदर जाता है वाटर। और वो जो वाटर जो अंदर जा रहा है वो वाटर क्या लेकर जा रहा है? सर वो वाटर जो है वो पोषणीय पदार्थ लेकर जा रहा है और साथ ही साथ जो गैस है उसको भी लेकर जा रहा है।
अब घुलनशील होती है, जल के अंदर घुलनशील गैस होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो वो अंदर जाएगा, हाँ सर जाएगा। अब अंदर जाएगा तो अंदर जाकर इस खाली जगह में जाएगा, हाँ सर। ये खाली जगह जो होती है इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पंज गुहा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पंज गुहा कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं स्पंज गुहा, इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्जोसील। इस गुहा के अंदर वाटर आया, हाँ सर आ गया। अब वो जब वाटर यहां पर आएगा, उस वाटर के अंदर जो पोषणीय पदार्थ है उसको यहां पर कोशिकाएं होती हैं जो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। यहां पर अगर आप देखेंगे, देखिएगा ये मैं एक स्लाइड लेकर आया हूं जो मेरे पास रखी हुई थी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये एक आधार है और उस आधार से कौन चिपका हुआ है सर? ये एक आधार है। उस आधार से मान लो एक पत्थर जैसी संरचना, जिससे कौन चिपका हुआ है सर? ये हमारी स्पंज चिपकी हुई है। अब इस स्पंज में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये एक अंदरूनी स्तर है, अंदर वाली स्तर है। और ये जो अंदर वाली स्तर जो है ये सेल्स से बनी हुई है और इन सेल्स पर क्या पाई जा रही है? इस तरीके से धागे नुमा संरचनाएं पाई जा रही हैं। अब ये कशाभिका नहीं है, ये कशाभिका नहीं है, याद रखना। कहीं सोचो कशाभिका, वो तो गति करने के लिए होती है, ठीक है। ये एक लेयर आपको दिखाई दे रही है। ये जो लेयर जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? भूल मत जाना, इस लेयर का नाम होता है कोइनोडर्म। इस स्तर का नाम क्या होता है? ये जो ग्रीन कलर की मैंने आपको दिखाई है, इस स्तर का नाम क्या होता है? कोइनोडर्म होता है। और ये कोइनोडर्म की ये जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का नाम होता है कोइनोसाइट। तो कोइनोसाइट किसका नाम है? कोशिका का। और स्तर का नाम क्या है? कोइनोडर्म है। सिमिलरली एक बाहर वाली स्तर आपको दिखाई दे रही होगी, हाँ सर ये भी एक स्तर है जो किससे बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है। मैंने कहा ये सेल से बनी हुई है। अब इन दोनों स्तरों के ये जो स्तर, जो बाहर वाली स्तर आपको दिखाई दे रही है, इस स्तर का नाम क्या है? पिनाकोडर्म है। स्तर का, लेयर का नाम क्या है? पिनाकोडर्म है। और इसकी जो सेल जो है उसका नाम क्या है? पिनाकोसाइट है। कोशिका का नाम क्या है? पिनाकोसाइट है, ठीक है। तो पिनाकोसाइट कौन है? कोशिकाएं हैं। और पिनाकोडर्म कौन है? स्तर का नाम है। कोइनोडर्म कौन है? स्तर का नाम है। और इनकी सेल्स का नाम क्या है? कोइनोसाइट है। इनके बीच में आप देखेंगे कि जेली जैसा पदार्थ पाया जा रहा है। इनके बीच में एक जेली जैसा पदार्थ पाया जा रहा है। और ये जेली जैसा पदार्थ जो होता है, आप मुझे बताएंगे ये क्या कहलाएगा? जरा कॉमन सेंस लगाएंगे। कल आप लोगों ने बात करी थी, मैं आपसे सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि बाहर वाली जो कोशिकाएं जो हैं वो उसकी उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से, और अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति होती है किससे? एंडोडर्म से। तो अंदर वाली जो है उनकी उत्पत्ति किससे हो रही है? एंडोडर्म से हो रही है। बाहर वाले की उत्पत्ति हो रही है एक्टोडर्म से। यानी ये स्पंज जो होती है ये द्विकोरिक होती है। द्विकोरिक यानी केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म होंगी, मीजोडर्म नहीं होंगी। तो ये द्विकोरिक होती है। और द्विकोरिक के बीच में कोई जेली जैसा पदार्थ होता है जिसको हम क्या बोले थे? मीजोग्लिया बोले थे। यहां पर जो मीजोग्लिया जो होता है, यहां पर जो मीजोग्लिया जो होएगा, उस जेली जैसे मीजोग्लिया का नाम होता है क्या? मीजनकाइम। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? मीजनकाइम बोल रहे हैं। अब ये जो मीजनकाइम, जो ये जेली जैसा पदार्थ है, इस जेली जैसे पदार्थ के अंदर छोटे छोटे फाइबर्स हैं। क्या है? छोटे छोटे फाइबर्स मिल रहे हैं, तंतु मिल रहे हैं। उन तंतुओं को हम क्या बोलते हैं? याद रखना, स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? स्पॉन्जिन तंतु बोलते हैं। स्पॉन्जिन क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। अब ये जो तंतु जो होते हैं ये बनाते हैं कंकाल। किसका कंकाल बनाते हैं? स्पंजेस का। ये जो स्पॉन्जिन तंतु जो होते हैं इनको हम कंटिका भी बोलते हैं या स्पॉन्जिन तंतु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिन तंतु कहते हैं। या ये कांटों के जैसे होते हैं, जैसे होता है ना ये इस तरीके से कांटेदार संरचना है। अब ये किससे बनी होती है सर? ये बनी होती है हमारे कैल्शियम से और सिलिका से बनी होती है। सर हमको समझ में नहीं आया, वापस से पूरा रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला दोस्त ये हमारा स्पंज है, ओके सर। अब इस स्पंज को अगर मैं देखूं तो इस स्पंज में एक बाहरी स्तर है, एक अंदरूनी स्तर है, और बीच में जो है वो एक जेली जैसा पदार्थ है जिसका नाम है मीजोग्लिया। ओके सर, यहां पर हमने सॉरी मीजनकाइम, ये हमने यहां पर दिखाया। बाहर वाली स्तर का नाम क्या है? पिनाकोडर्म है, जिसकी सेल्स का नाम है पिनाकोसाइट, जो किससे डेवलप होती है? एक्टोडर्म से। अंदर वाली स्तर का नाम क्या है? कोइनोडर्म है, जिसकी कोशिकाओं का नाम क्या है? कोइनोसाइट। इनके बीच में एक जेली जैसा पदार्थ है जिसका नाम है मीजनकाइम, जिसके अंदर कांटे जैसी संरचना है। कैसी है? कांटे जैसी संरचना है, जो किससे बनी हुई है? कैल्शियम और सिलिका से बनी होती है। इसको हम स्पॉन्जिन तंतु बोलते हैं। यही स्पंजेस का कंकाल बनाती है क्योंकि ये कठोरता देती है।
इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप यहां पर जरूर देखिएगा, इन कोशिकाओं के बीच में ये खाली जगह दिख रही है। हाँ सर, ये खाली जगह दिख रही है। ये जो खाली जगह है, क्या ये छेद है या नहीं है? हाँ सर, छेद है। इन्हीं छेदों से कौन आएगा सर अंदर? वाटर आएगा। वाटर जब आएगा किसमें? इस गुहा में आएगा। तो उस वाटर में कौन आएगा? उस वाटर में कौन आएगा सर? पोषणीय पदार्थ आएगा। उस पोषणीय पदार्थ को कौन सी सेल एब्जॉर्ब करेंगी? जरा देखिए, जरा इमेजिन करिए, यहां पर जब वाटर आएगा तो उस जल को कौन अवशोषित करेंगे? सबसे पहली कौन सी कोशिका उस जल को अवशोषित करेगी? कोइनोसाइट कि पेनाकोसाइट? जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सी कोशिका एब्जॉर्ब करेगी? एब्जॉर्ब करने के लिए यहां पर अंकुर आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ धागे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है जो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अब जो धागे नुमा संरचना है वो कौन सी कोशिका की है? कोइनोसाइट है, पेनाकोसाइट है? वेरी गुड। अंदर वाली जो कोशिका है वो कौन है? कोइनोसाइट है। ये कोइनोसाइट क्या करेगी? यहां जो भी उपयोगी पदार्थ होएगा उसको क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। अब एब्जॉर्ब करने के बाद जो पोषणीय पदार्थ है वो सेल के अंदर जाएगा। हाँ सर, और सेल के अंदर जाकर उसका क्या होएगा? पाचन होएगा। अब आप मुझे बताइए, सेल के अंदर अगर पाचन होता है, सेल के अंदर अगर पाचन होता है तो ऐसे पाचन को मैं क्या नाम दूं? क्या ऐसे पाचन को मैं अंतः कोशिकीय पाचन बोल सकता हूं? अंतः कोशिकीय पाचन। और सेल के बाहर अगर पाचन हो तो उसको मैं क्या नाम दूंगा? जरा सोचिए फटाफट। अगर सेल के बाहर अगर पाचन हो तो उसको मैं क्या नाम दूंगा? सर, सेल के बाहर अगर पाचन होएगा, कोशिका के बाहर अगर पाचन होएगा तो क्या मैं उसको अंतः कोशिकीय बोलूंगा या बाह्य कोशिकीय बोलूंगा? सर, बाह्य कोशिकीय बोलेंगे। सिंपल सा है ना। अंतः कोशिकीय पाचन का एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं? इस अंतः कोशिकीय पाचन को हम अंतर कोशिकीय पाचन बोल सकते हैं। क्या हम इसको अंतर कोशिकीय पाचन बोल सकते हैं इसको? और बाह्य कोशिकीय पाचन को हम अंतरा कोशिकीय पाचन बोल सकते हैं। बताइए जरा जल्दी से फटाफट। क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या ये जो चीज लिखी हुई है सही लिखी हुई है? क्या ये सही लिखा है मैंने? नहीं, गलत लिखा है। क्या? यहां पर ये जो अंतरा लिखा हुआ है यहां पर आएगा अंतर और यहां पर आएगा अंतरा। ठीक है, तो ये मिस्टेक थी जो मैंने जानबूझ के पूछना चाहा था आप में से, है ना। लेकिन कई बच्चे जो है जानबूझकर स्पैम कर रहे हैं। कर रहे हैं ना स्पैम? आइए जरा इनको कॉल करते हैं आज। आदर्श राजपूत, जरा कॉल उठाओ बेटा। राजपूत जी जरा कॉल उठाइए। आदर्श राजपूत, हम आपको कॉल कर रहे हैं, दिख रहा है ना कॉल? हम आपको कॉल कर रहे हैं, जरा कॉल उठाइए।
यस आदर्श, क्या प्रॉब्लम है बेटा? है मजा आता है रोज की रोज क्लास में ये करने से? सब नहीं करेंगे सर। कई बार मना किया है ना, ये मत किया करो। यस सर। कहां पर हो जरा दिखाना एक बार। गांव पर है सर। छत पर हो? हाँ सर। पढ़ाई कर रहे हो? पूरी क्लास लेते हो? हाँ सर, पूरी लेते हैं। बस आप एक बार कह देते हो हेलो, बस फिर पूरी क्लास लेते हैं। अच्छा, मैं कह देता हूं हेलो तो पूरी क्लास लेते हो? बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं, फिर मैं कहता पूरी क्लास अटेंड करता हूँ, चाहे दोबारा देखनी पड़े, लेकिन मैं पूरी देखता हूँ। अच्छा, तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था ना कि मत किया करो ये चीज। यस सर, किया था। वो मुझे ऐसा लगता है सर, जब आप कह देते हो हेलो तो मन सा लगने लगता है पढ़ाई में। मुझे सब सब आपकी आवाज सुन के ही। सब देखो मजे ले रहे हैं ना। हाँ। मत किया करो भैया, पढ़ाते हुए मत किया करो सॉरी ये सर। काम, ठीक है? याद रखना आज से। ठीक है सर, ठीक है। चल, कंसंट्रेशन बनेगी अब। सर हमसे भी बात कर लो। चलो, तो बेटा सेल के अंदर अगर पाचन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंतःकोशिकीय पाचन या अंतराकोशिकीय पाचन। और सेल के बाहर अगर पाचन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य कोशिकीय पाचन या अंतर कोशिकीय पाचन बोलते हैं। डन? क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? चलिए, अब ये मत सोचना कि अगर आप भी स्पैम करेंगे तो आपके साथ यही होगा। देखो, उसने कुछ गलत नहीं कहा था, इसलिए मैंने आराम से उसको डराया भी नहीं, है ना, और कुछ ज्यादा कुछ डांटा भी नहीं, क्योंकि वो हेलो सर बोलता है और वो लगातार हेलो सर हेलो सर हेलो सर हेलो सर हेलो सर, है ना। ऑब्वियस ही बात है, कई बार होता है ना कि बच्चे के अंदर, जैसे होता है कई बच्चों में होता है कि यार मेरे को सर पूछ क्यों नहीं रहे हैं, मैं हेलो ही तो मांग रहा हूं, मेरे को हेलो क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। तो गलत काम तो नहीं बोलूंगा कि गलत काम कर रहा था, गाली गलोच कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन में कई बच्चे आते हैं जो गाली वाली भी बक देते हैं, उठ पटांग कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा तो नहीं किया उस बच्चे ने। हाँ, लेकिन पढ़ाते हुए स्पैम किया है तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है पढ़ाते हुए। बट अगर आप ये सोचो, जैसे डॉक्टर एनएसपी है, वो कह रहा है कि सर अब तो लगता है मुझे भी स्पैम करना पड़ेगा ताकि आप मेरे से भी बात करें। बेटा ये तो अभी मैंने नंबर लेकर फटाफट कॉल कर दिया था, अगली बार नंबर लूंगा यहीं से ब्लॉक कर दूंगा, याद रख लेना, ठीक है? हेलो डॉक्टर एनएसपी। चलो, आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। सेल के अंदर अगर पाचन होता है तो ये बोलते हैं, सेल के बाहर अगर पाचन होता है तो ये बोलते हैं। जल्दी से आप मुझे बताएंगे यहां पर पाचन कहां होएगा? जल्दी से मुझे बताएंगे, रुबीना बानो फटाफट बताएंगे, यहां पर पाचन कहां होएगा? सेल के अंदर होएगा कि सेल के बाहर होएगा? बोलिए रुबीना, रिप्लाई कर दीजिए, क्या रिप्लाई करना है? रुबीना बानो जल्दी से बताओ। पहले आप रिप्लाई करिए। यहां पर सेल के अंदर पाचन होएगा कि सेल के बाहर पाचन होएगा? तो सेल के अंदर पाचन होएगा। राम मिलान भोंदूलाल, भोजनीय पदार्थ को अगर तू यहां पर सेल अंदर ले लेगी तो सेल के अंदर पाचन होएगा। सेल के अंदर अगर पाचन होएगा तो ऐसे पाचन को हम क्या बोलेंगे? अंतःकोशिकीय पाचन या अंतराकोशिकीय पाचन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ऐसा डाइजेशन क्या कहलाएगा? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहलाएगा। डन? तो ये चीज याद रखना, भूल मत जाना। यहां पर पाचन कहां हो रहा है? सोचो, यहां पर पोषणीय पदार्थ आया, उस पोषणीय पदार्थ को इन सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी वो पोषणीय पदार्थ सेल के अंदर चला गया। अब सेल के अंदर जाकर अगर उसका पाचन हो रहा है, यानी सेल के अंदर हो रहा है, तो सेल के अंदर अगर पाचन होता है तो उसको हम अंतःकोशिकीय या अंतराकोशिकीय या इंट्रासेल्युलर डाइजेशन बोलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, आपकी हिंदी मीडियम में मिस्टेक दे रखी है, और क्या मिस्टेक दे रखी है?
आई होप इतनी सी बात आप समझ गए होंगे कि हमारी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में एक मिस्टेक दे रखी है, और वो क्या मिस्टेक दे रखी है वो बता रखा है कि इनके अंदर पाचन जो होता है वो कैसा होता है, अंतर कोशिकीय लिखा हुआ है, प्लीज उसको सही कर लीजिएगा। पाचन कैसा होता है इनके अंदर, अंतरा कोशिकीय होता है, प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। हाँ जी, क्या यहां तक की बात समझ में आई? क्या यहां तक की बात समझ में आई? जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्लियर है? जल्दी से। रुबीना बानो 2024 का एक बार लेक्चर खोलना बेटा, वहां पर खोलने के बाद में वहां पर पीडीएफ स्लाइड वाला एक कॉलम आता है, उस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद ऊपर फिल्टर वाला ऑप्शन आता है, उस फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एनसीईआरटी संपूर्ण पर क्लिक करना, सारी की सारी आ जाएंगी एनसीईआरटी संपूर्ण। ठीक है, क्लियर है? चलें, चलो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर एक बार जरा यहां पर एक और चीज सुन लीजिएगा। मैंने आपको बोला कि यहां पर जो भी पोषणीय पदार्थ है यहां पर आएगा, यहां पर आने के बाद भोजनीय पदार्थ का अवशोषण हो जाएगा, ऑक्सीजन का अवशोषण हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल को यहां पर छोड़ दिया जाएगा। अब वो वेस्ट मटेरियल इसी पानी के साथ बाहर जाएगा। हाँ सर, एक बड़े से छेद से जाएगा। हाँ सर, इस छेद का नाम क्या है? ऑस्क्यूलम है। तो वाटर ऑस्टिया से अंदर आएगा और ऑस्क्यूलम से बाहर जाएगा। ये है क्या? हमारा जल परिवहन तंत्र। जरा यहां तक के ये 6 बिंदु फटाफट पढ़ लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। यहां तक के सर समझ में नहीं आ रहा है। देव बाबू स्पैम करेगा तो कौन तेरे को फिर समझाएगा बार बार? हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। अगर तू भी स्पैम करेगा तो ये मत सोचना कि तेरे को समझ में आएगा, और मैं तेरे को बार बार नहीं समझाने वाला हूं, तुम जैसे भोंदुओं को बार बार। अभी एक चीज समझाइए कि स्पैम मत कर, फिर वही से सर मेरे साथ भी बात कर लो ना, हेलो सर कर देता हूं, फिर कहूंगा कि समझ में नहीं आ रहा है। ये रुबीना पर्याप्त है। अब प्लीज स्पैम बार बार बातें मत करो। मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर पढ़ने के लिए, आप लोगों के हाथ नहीं थकते हैं बातें करे बिना? यहां तक मैंने आपको बिंदु बता दिया था। 5वां 6ठा बिंदु पढ़ने के लिए सिंपल सी बात बोली है मैंने। 5वें बिंदु में क्या लिखा हुआ है कि जल जो है वो सूक्ष्म रंध्र, छोटे से छेद है जिनका नाम है ऑस्टिया, उनके द्वारा शरीर में एक केंद्रीय गुहा है, शरीर के अंदर खाली जगह है जिसका नाम है स्पंज गुहा, स्पॉन्जोशील जिसको हमने बोला है, उसमें प्रवेश कर रहा है कौन? जल। और आने के बाद वो जल जो है बाहर निकलेगा किससे? बड़े से रंध्र से, बड़े से छेद से जिसका नाम ऑस्कुलम है, उससे बाहर निकलता है। यही हमने पढ़ा। अब क्या लेकर आ रहा है जल? सर जल जो है उससे भोजन आ रहा है। हाँ सर भोजन आ रहा है। श्वसन करने के लिए गैसें आ रही है। हाँ सर गैसें आ रही है। और वो जल क्या लेकर जा रहा है? सर वेस्ट मटेरियल को, अपशिष्ट पदार्थ को क्या लेकर जा रहा है? बाहर निकाल कर जा रहा है। ऑस्कुलम से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाएगा, ऑस्टिया से आएगा, ऑस्कुलम से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाएगा, उत्सर्जित करने में सहायता करेगा। खत्म। बताओ सर रंध्र का मतलब क्या होता है? बस देव दुबे, दुबे जी, दुबे जी कब लिया है ये बैच आपने? जरा मेरे को एक बार बताना देव दुबे। या जानबूझ के मजे आ रहे हैं ये करने से? मजे आ रहे हैं तो दोस्त कहीं और जाकर करना, ठीक है? सर रंध्र क्या होते हैं? छिद्रों को रंध्र बोलते हैं बेटा। छेद जो होते हैं उनको रंध्र बोलते हैं। ये देख तेरे नाक में 2 रंध्र हैं। हाँ सर। कान में 2 रंध्र हैं। हाँ सर। तो रंध्र मीन्स छिद्र। ठीक है, डन। क्लियर है यहां तक की बात? समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं। कोइनोसाइट मैंने आपको बता दिया। कोइनोसाइट जो थी, एक पिनाकोसाइट थी और एक कोइनोसाइट थी।
एक कोइनोसाइट थी और एक पिनाकोसाइट थी। कोइनोसाइट अंदर वाली थी। अब अंदर वाली जो होगी, क्या वो इस गुहा का कवरिंग करेगी? सोचो, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह की कवरिंग कौन कर रही है? सर ये जो खाली जगह है, इसकी कवरिंग कौन कर रही है? सर ये ग्रीन वाली सेल्स कर रही है। ग्रीन वाली सेल्स कौन है? सर कोइनोसाइट है। नहीं, कोइनोसाइट्स को हमने कॉलर सेल्स बोला है। ठीक है जी। सर पिछली बार मेरे 530 आया था। भाई तेरे 530 आया, तेरे को रंध्र नहीं पता? रंध्र क्या होता है? 10वीं कक्षा में चीज आ जाती है कि स्टोमेटा एक रंध्र होता है, 10th क्लास में। अब बार बार यहां पर गुणगान मत गा क्लास में कि मेरे 530 आया था और मैं बहुत ये और वो हूं। चुपचाप यहां पर बैठ के पढ़। बहुत होता है तुम्हारा क्लास में, यहां पर मेरे इतने आया था और ये आया था और वो आया था। कलेक्टर हो गए, क्लास में आया था। क्या आएगा 530 में? कुछ भी नहीं मिलेगा 530 में। 530 आया था, रंध्र पता नहीं है 530 आया था। सर पर चढ़े पड़े बिना फालतू में। कोइनोसाइट्स जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलर सेल्स बोलते हैं। और ये हमारी जो स्पंज गुहा जो होती है या नाल तंत्र जो होता है उसका अस्तर बनाती है, उसको क्या करती है? स्तरित करती है। कोशिकाओं में पाचन कहां पर होता है? सेल के अंदर होता है। ऐसे पाचन को हम क्या बोलते हैं? अंतराकोशिकीय पाचन बोलते हैं। ये जो कंकाल जो होता है, ये कंकाल किससे बना हुआ था? स्पॉन्जिन तंतुओं से बना हुआ था। और ये जो स्पॉन्जिन तंतु जो होते हैं, ये कंटिकाएं जो होती हैं, कांटों के रूप में जो होती है, ये किससे बनी होती है? कैल्शियम से और सिलिका से बनी होती है, जो यहां पर बता दिया गया है। किससे बनी होती है? कैल्शियम और सिलिका से बनती है ये स्पॉन्जिन तंतु, जो मैंने यहां पर बता दिया था। यहां तक के 9 बिंदु मैं आपको पूरे के पूरे पढ़ा चुका हूं। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट 10वें बिंदु की ओर बढ़ते। 10वां बिंदु जो है वो ये कि भैया ये जो स्पंजेस जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? हमारे द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब एक ही शरीर पर दोनों लैंगिक अंग है, यानी ये कैसे होते हैं? उभय लिंगाश्री होते हैं। कैसे होते हैं? उभय लिंगाश्री, यानी नर और मादा सेपरेट नहीं है, एक ही शरीर पर दोनों लैंगिक अंग मिल रहे हैं। नर भी मिल रहा है, मादा भी मिल रहे हैं। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी हुई है। स्पंज जो होते हैं उनमें नर और मादा पृथक नहीं होते हैं, वो उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये कुछ वर्ड होते हैं, ऑब्वियसली बात है, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक ही शरीर पर बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि द्विलिंगी का मतलब जिसमें शरीर पर दोनों लैंगिक अंग है। तो स्पंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उभयलिंगी बोल दीजिए या द्विलिंगी बोल दीजिए, द्विलिंगी होते हैं। डन। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। 10 बिंदु। नेक्स्ट 11वें बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। इनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है और लैंगिक जनन जो है युग्मकों के द्वारा होता है। अब अलैंगिक जनन जो है वो विखंडन द्वारा भी होता है। और याद रखना, इनके अंदर पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन। शरीर का अगर एक भाग टूट गया तो उस टूटे हुए भाग से वापस से क्या बन जाएगी? स्पंज बन जाएगी। तो ये चीज याद रखना कि इनके अंदर क्या पाई जाती है? सर पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है, जो आखिरी बिंदु था जो मैंने पहले बता दिया है। ठीक है जी। क्या पाई जाती है इनके अंदर? पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। अलैंगिक जनन इनमें विखंडन से होता है। क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। बाकी लैंगिक जनन में क्या बनेंगे भैया? यहां पर युग्मक बनेंगे, ये सीधी सी बात है। अभी क्वेश्चन पूछूंगा यहां पर। इनमें निषेचन आंतरिक होता है। आंतरिक का मतलब शरीर के भीतर निषेचन होता है। जैसे मेंढकों में बाहर होता है ना, शरीर से बाहर होता है। स्पंजेस में निषेचन कहां हो रहा है? शरीर के अंदर हो रहा है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन जो है वो अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं। युग्मनज जो होएगा, उस युग्मनज से क्या बनता है सर? युग्मनज से बनता है भ्रूण, और उस भ्रूण से आगे चलकर क्या बनता है सर? शिशु बनता है। अब हम ये बोलते हैं कि ये जो शिशु जो है ये वयस्क के अगर समान होता है तो ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाएगा सर? डायरेक्ट कहलाएगा। क्या? कि अगर शिशु और वयस्क दोनों एक दूसरे के जैसे होते हैं, जैसे मनुष्य जो होता है, उस मनुष्य में शिशु अवस्था और वयस्क हमारे जैसी अवस्था दोनों सेम सेम ही तो होती है। अलग अलग संरचना होती है कि नहीं ना? तो ये डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि शिशु अवस्था जो है वो अवस्था और वयस्क अवस्था जो है दिखने में बिल्कुल अलग अलग है। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे, ये बाल्य अवस्था है और ये वयस्क अवस्था है। देखने में दोनों की दोनों कैसी? बिल्कुल अलग अवस्था है। तो ये जो शिशु अवस्था जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। और ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। ऐसे विकास को हम क्या बोलते हैं? ऐसे परिवर्धन को, डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, अप्रत्यक्ष
परिवर्धन बोलते हैं। तो इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है, यानी इनके जीवन काल में क्या पाया जाता है सर? लार्वा अवस्था पाई जाती है। याद रखना, इनके जीवन काल में क्या पाई जाती है? लार्वा अवस्था पाई जाती है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति का लार्वा अवस्था पाई जाती है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष परिवर्तन बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। क्लियर है ये वाली चीज? ये चीज यहां पर भी दिखाई दे रखी है। ये देखो, ये लार्वा है और ये वयस्क है। लार्वा और वयस्क दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। उदाहरण इसके 3 याद रखने हैं। ये 3 उदाहरण आपने सीधे सीधे याद रखने हैं, साइकन, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया। ये आप देखेंगे यहां पर, ये है साइकन, ये है स्पॉन्जिला और ये है यूस्पॉन्जिया। नाम किसी भी ऑर्डर में याद रख सकते हैं, साइकन, यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। जिसमें से ये जो यूस्पॉन्जिया जो है, ये वाला, इसको हम बाथ स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाथ स्पंज बोलते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में इसको यूज में लिया जाता है नहाते हुए अपने शरीर को घिसने के लिए। तो बाथ का मतलब होता है नहाना, और नहाते हुए इस स्पंज का इस्तेमाल किया जाता है शरीर को घिसने के लिए, इसलिए हम इसको बाथ स्पंज बोलते हैं। किसको? यूस्पॉन्जिया को। तो यूस्पॉन्जिया जो होती है इसको हम बाथ स्पंज बोलते हैं। और स्पॉन्जिला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्यों पूछ लिया जाएगा? मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम स्पंजेस जो है वो कहां पर पाई जा रही है। आपने बोला सर मैक्सिमम स्पंजेस जो है वो लवणीय जल में पाई जा रही है। यही हम लोगों ने पहला बिंदु पढ़ा था, अगर आप ध्यान से सुने हो। क्या हमने पहला बिंदु जो पढ़ा था वो यही तो पढ़ा था? क्या हमने पहला बिंदु जो पढ़ा, सॉरी दूसरा बिंदु हमने पढ़ा था कि ये सामान्यतः कहां पर पाई जाती है? सर समुद्रों में पाई जाती है, लवणीय होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अपवाद स्वरूप आपने याद रखना, जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन कर रखा है। कौन? स्पॉन्जिला जो है, ये स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज होती है, यानी साफ पानी में पाई जाती है। तो क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, मैक्सिमम स्पंजेस जो है वो कहां पर पाई जाती है? सर समुद्रों में पाई जाती है, लेकिन स्पॉन्जिला जो है वो साफ पानी में पाई जाती है। साफ पानी यानी जो समुद्री जल में नहीं मिलेगी, स्वच्छ जल में मिलेगी, क्योंकि समुद्री जल जो होता है वो लवणीय होता है और स्वच्छ जल जो होता है वो लवणीय जल नहीं होता है। तो भैया यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसके डायग्राम से क्वेश्चन बन सकता है। ये इस तरीके से आप छेद देखेंगे, इस तरीके का डायग्राम आपने याद रखना, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये है हमारा साइकन, ये यूस्पॉन्जिया और ये है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है ये हमारे फ्रेश वाटर में मिलती है। यूस्पॉन्जिया जो इसको हम बाथ स्पंज बोलते हैं, नहाने में काम में आते हैं। और ये कौन है? साइकन है, याद रखिएगा। तो साइकन जिसको हम साइफा बोलते थे, स्पॉन्जिला जो स्वच्छ जलीय स्पंज होती है, और यूस्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पंज बोलते हैं। ये चीज याद रखनी है, भूलना नहीं है। बताइए, ये था पहला संघ, इसमें कौन सी चीज समझ में नहीं आई? मैं सीधा सीधा बोलता जाऊंगा, आपको सीधे सीधे लक्षण याद रखने हैं। आपने क्या क्या लक्षण पढ़े? सर हमने पॉरीफेरा के यहां पर टोटल हम लोगों ने यहां पर 12 लक्षण पढ़े हैं। 12 नहीं, हाँ 12 हो गए थे ना, सॉरी ये 12 था, ये 12 था और ये 13 था। टोटल 13 लक्षण पढ़े हम लोगों ने। 11, 12 और 13, टोटल कितने लक्षण थे सर? टोटल 13 लक्षण हम लोगों ने पढ़े हैं यहां पर। अब इन 13 लक्षणों में से सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्या सर? सबसे पहले ये 5, यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? सर यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? सीधा सीधा यहां पर टिक लगाएंगे। क्या? पॉरीफेरा को हम क्या बोलते हैं? स्पंज बोलते हैं। लवणीय जल में पाई जाती है, असम्मिति पाई जाती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। शरीर का संगठन कैसा होता है? कोशिकीय होता है, सीधा सीधा याद रखना है। जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, हाँ जी पाया जाता है। छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनका नाम है ऑस्टिया। बड़ा सा छेद है जिसका नाम है ऑस्कुलम। ऑस्टिया से वाटर अंदर आएगा और ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। किस चीज के लिए? श्वसन के लिए, पाचन के लिए और अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए। यानी इस स्लाइड में ये इतने से जो हाईलाइट किया है ये याद रखना है। क्लियर है यहां तक? ये हमने 6 बिंदुओं में मैंने ये हाईलाइट कर दिया। शॉर्ट में अगर किसी को नोट्स बनाने तो पॉरीफेरा स्पंज होते हैं, लवणीय जल में असम्मिति होती है, कोशिकीय संगठन होता है, जल परिवहन या नाल तंत्र पाया जाता है, ऑस्टिया छेद होते हैं, ऑस्कुलम बड़ा छेद होता है, ऑस्टिया से वाटर आता है, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। खत्म। नेक्स्ट 6 के बाद हमारे यहां पर ये हमारे 11 बिंदु थे, जिसमें आउटर लेयर जो होती और एक इनर लेयर थी। आपने एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाएंगे।
इतना सा डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में आप पिनाकोसाइट दिखाएंगे, कोइनोसाइट दिखाएंगे। कोइनोसाइट जो है उसको आप यहां पर कॉलर सेल्स लिख सकते हैं। कॉलर कोशिका कौन सी होती है? जिनके ऊपर अंकुर पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखनी है, भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें पाचन कैसा होता है सर? अंतराकोशिक इनके अंदर क्या पाया जाता है? पाचन जो होता है कैसा होता है? अंतराकोशिक होता है। उसके अलावा यहां पर स्पॉन्जिन तंतुओं की क्या पाई जाती है? कंटिकाएं पाई जाती है, जो इनका कंकाल बनाती है। याद रखना, इनका कंकाल कौन बनाती है सर? कंटिकाएं, जो स्पॉन्जिन तंतु से बनी होती है, कैल्शियम और सिलिका से बनी होती है। ये कैसे होते हैं सर? उभयलिंगाश्री होते हैं। उभयलिंगाश्री का मतलब द्विलिंगी होता है। यहां पर नीचे लिख लेंगे आप द्विलिंगी। ठीक है, अब द्विलिंगी क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। अलैंगिक जनन विखंडन से होता है, और लैंगिक जनन ऑब्वियसली बात है ये लिखना नहीं है, आप जानते हैं लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होगा। अलैंगिक जनन में क्या होता है सर? विखंडन होता है। डन, इस पेज में ये इंपॉर्टेंट है। ओके जी, हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। परिवर्धन जो है कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, यानी इनके जीवन में क्या पाई जाती है? लार्वा अवस्था पाई जाती है। इनके जीवन काल में क्या पाई जाती है? लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है जी, लास्ट बिंदु, इनमें अतिरिक्त, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। खत्म। एग्जाम्पल 3, साइकन स्पॉन्जिला, जो स्वच्छ जलीय स्पंज है, यू स्पॉन्जिया जिसको हमने बात स्पंज बोला। ये लो जी, ठीक है, क्लियर है। अब बात आ रही है सर, जैसे ऋषभ पंत ने पूछा सर ये उभयलिंगी है तो इनमें आंतरिक निषेचन कैसे करते होंगे, है ना सर? ये उभयलिंगी है तो आंतरिक निषेचन कैसे करते होंगे? इधर देखिएगा बेटा, इफ दिस इज स्पंज, ये कौन है? स्पंज है। ये इसका नर लैंगिक अंग है और ये मादा लैंगिक अंग है। ठीक है, कौन है ये? ये नर है और ये मादा है। सिमिलरली ये एक और स्पंज है, ये इसका नर है, नर लैंगिक अंग है। ये इसका नर लैंगिक अंग है, ये इसका मादा लैंगिक अंग है, ये इसका मादा लैंगिक अंग है। ओके, सिंपल सा था। अब पानी के अंदर मिल रहे हैं? हाँ सर, पानी के अंदर मिल रहे हैं। तो नर लैंगिक अंग जो है, यहां से क्या निकलेंगे सर? शुक्राणु निकलेंगे। अब ये जो शुक्राणु जो निकल रहे हैं, लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, ये शुक्राणु इसी मादा के शरीर को निषेचित नहीं कर पाते हैं। अगर कर लेते तो ये क्या कहलाता सर? ये इंटरनल ये क्या कहलाता? ये आपका फर्टिलाइजेशन कैसा होता? हम इसको बोलते हैं, इसका एक वर्ड होता है, एग्जैक्टली मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, रुक जाइएगा, अभी बता दूंगा। अगर यहां पर ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी स्व निषेचन कहलाता। अगर यहीं के नर युग्मक इसी की मादा के लैंगिक अंग में जाकर यहीं पर निषेचन करा देते तो ये क्या कहलाता? स्व परागण नहीं, स्व निषेचन। सर ऐसा तो सेम टू सेम प्लांट्स में होता था, एक ही पुष्प के एक ही परागकण उसी पुष्प के मादा लैंगिक अंग का क्या कर रहे थे? निषेचन कर रहे थे, तो हमने उसको स्व परागण बोला था। तो ये अगर यहां जाता तो हम इसको क्या बोलते? स्व निषेचन बोलते थे। लेकिन ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहां पर नहीं पाया जाता, तो क्या होएगा? ये यहां पर दूसरी मादा के यहां पर जाएंगे, सिमिलरली यहां से निकले हुए यहां पर जाएंगे, तो होएगा इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन। मिलेगा क्या? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन कहां पर होएगा मेरे भाई ऋषभ पंत? क्या वो फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हो रहा है? क्या ये मादा जो है बाहर अंडाणु निकाल रही है? नहीं, अंडाणु मादा के अंदर ही है। अब यहां से ये इधर जाएंगे और इसके शरीर में जाकर शुक्राणु इसके शरीर में जाकर फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे निषेचन को हम क्या बोलेंगे? पर निषेचन। और अगर यहां से यहां चला जाता तो वो स्व निषेचन कहलाता। स्व निषेचन इनमें नहीं होता। स्व निषेचन जो होता है वो किसमें होता है? प्लैटीहेल्मिन्थीज में होता है, जैसे टीन या सोलियम जो होता है उनमें पाया जाता है। अल्फिया, क्या इसके अलावा कोई और भी है कुछ? चुपचाप बैठकर पढ़ सकती हो या बस स्पैम करती रहोगी बस? है डन। ये पहला संघ था जिसका नाम था पॉरीफेरा। नेक्स्ट दूसरे संघ पर आते हैं। दूसरे संघ का नाम है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ पर आते हैं, आइएगा सिलेंट्रेटा संघ की बात करते हैं। देखिए सिलेंट्रेटा संघ को अगर आप देखेंगे तो ये डायग्राम देखते ही आपको लगेगा कि अरे भैया ये कौन है? ये है हाइड्रा। यानी सिलेंट्रेटा जो होता है उसके अंतर्गत किसको रखा जाता है? सिलेंट्रेटा के अंतर्गत किसको रखा जाता है सर? हाइड्रा को रखा जाता है। आइएगा सिलेंट्रेटा संघ के बारे में थोड़ी बहुत बातें यहां पर देख लेते हैं।
देखिए सिलेंट्रेटा की जब हम लोग बात करते हैं, सिलेंट्रेटा संघ की जब हम लोग बात करते हैं, सिलेंट्रेटा, ठीक है, एक्चुअली ये सिलेंट्रेटा इंग्लिश का वर्ड है, सिलेंटीरेटा, जिसका दूसरा नाम है निडेरिया। ये निडेरिया शब्द भी कहां से आया, इंग्लिश के वर्ड से ही आया है, सी साइलेंट निडेरिया, ठीक है। तो ये दो शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे यहां पर, सिलेंट्रेटा और निडेरिया। पहले इस वाले शब्द का मीनिंग समझते हैं, सिलेंट्रेटा है क्या। आप लोगों ने कल एक वर्ड पढ़ा था सीलोम, जिसको हमने कोइलोम कोइलोम बोल दिया जाता है ना, कोइलोम कोइलोम, याद आ रहा है। उसी सीलोम से वर्ड मिलता जुलता, ऐसा लग रहा है कि वही वर्ड है, नहीं, डिफरेंट वर्ड है। ये सिलेंट्रेटा वर्ड कहां से आया है, ये सिलेंट्रेटा वर्ड आया है सिलेंट्रॉन से। नाउ व्हाट इज सिलेंट्रॉन, ये सिलेंट्रॉन क्या होता है, ये सिलेंट्रॉन क्या होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि दोस्त यहां पर ये दो शरीर है, ये दो शरीर है, एक ये शरीर है और एक ये शरीर है ना, इस शरीर के अंदर खाली जगह है, इस शरीर के अंदर भी खाली जगह है। क्या इस खाली जगह को मैं देह गुहा बोल सकता हूं, सिंपल, क्या कहलाएंगे, देह गुहा, बॉडी कैविटी। और ये जो बॉडी कैविटी जो है, ऐसी बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी या तो छतरी के आकार में मिले या सिलेंडर के आकार में मिले। कैसे, या तो छतरी के आकार में मिले, छतरी आकार में, या सिलेंडर के आकार में मिले। तो ऐसी बॉडी कैविटी जो या तो छतरी के आकार में मिलती है, सिलेंडर के आकार में मिलती है, ऐसी बॉडी कैविटी को, ऐसी देह गुहा को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, सिलेंट्रॉन कहते हैं। उसी सिलेंट्रॉन से वर्ड आया है सिलेंट्रेटा। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि सिलेंट्रेटा वर्ड कहां है, सिलेंट्रॉन से। सिलेंट्रॉन क्या होती है, देह गुहा होती है, बॉडी कैविटी होती है। कैसी बॉडी कैविटी, या तो छतरी के आकार की जैसी मिलेगी, छपरी नहीं, छतरी के आकार की मिलेगी, या कैसी होएगी, ये सिलेंडर शेप की होएगी, ठीक है जी। अब सर यानी सिलेंट्रेटा जो होते हैं सर, वो दो शेप में पाए जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल, दो शेप में पाए जाते हैं, एक सिलेंडर शेप में पाए जाते हैं और एक छतरी के आकार के पाए जाते हैं। जो छतरी के आकार के पाए जाते हैं और जो सिलेंडर आकार के पाए जाते हैं, इनका नाम होता है, जो इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिप कहते हैं। और जो इस तरीके से छतरी आकार के होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मेड्यूसा कहते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको दो आकार दिखाए हुए हैं, आपकी एनसीईआरटी में दो आकार दिखाए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिएगा, ये इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल शेप है और ये इस तरीके से ये छतरी के जैसी है। तो ये है हमारी कौन, पॉलिप, और ये कौन है, मेड्यूसा, जो यहां पर दो शेप दिखाई रखी है। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो छतरी जैसी जो संरचना है या ये जो सिलेंडर जैसी संरचना है, इनसे निकलते हैं इस तरीके से ये धागे नुमा संरचनाएं, सिमिलरली यहां से भी निकल रही हैं। अब सर ये जो धागे नुमा संरचनाएं जो होती हैं, ये संवेदी अंग होते हैं। कैसे होते हैं, संवेदी अंग। जैसे आपकी नाक होती है, आंख होती है, स्किन होती है, ये क्या है, हमारा संवेदी अंग है, जो संवेदनाओं को ग्रहण करेगा, टच को, तापमान को, इन चीजों को फील करने की क्षमता रखता है, दृश्य को देखने के लिए, स्वाद फील करने, मतलब स्वाद के लिए, है ना। तो ये सारे क्या है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। सिमिलरली ये भी एक सेंसरी स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है स्पर्शक। इसको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पर्शक। क्या नाम होता है इनका, टेंटिकल्स बोलते हैं इनको, इंग्लिश में बोलते हैं टेंटिकल्स, हिंदी में बोलते हैं स्पर्शक बोलते हैं। सर ये जो टेंटिकल्स जो होते हैं, अब इन टेंटिकल्स पर जरा ध्यान से देखिएगा, इन टेंटिकल्स पर कुछ संरचनाएं पाई जा रही हैं। इन टेंटिकल्स पर कुछ कोशिकीय संरचना पाई जा रही है, कुछ ये कोशिका के जैसी संरचना पाई जा रही है, और इन कोशिकीय संरचनाओं से कुछ धागे से निकल रहे हैं। क्या बोला हमने, ये जो स्पर्शक जो आपको दिखाई दे रहे थे, इन स्पर्शक पर ये कुछ संरचना पाई जा रही है और इस संरचना से कुछ धागा सा भी निकल रहा है। मैंने कहा क्या है ये, तो ये संरचना जो है, जो यहां पर हमने येलो येलो कलर की बनाई है, इससे एक धागे नुमा संरचना यहां पर निकल रही है। नाउ दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर जो टेंटिकल्स पर पाई जा रही है, इस संरचना का नाम है
नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं दंश कोशिका। हिंदी में बोलते हैं दंश कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं नीडोब्लास्ट। और इस नीडोब्लास्ट या दंश कोशिका से एक धागे रूपी संरचना जो यहां से निकल रही है, इसका नाम है, याद रखना, निमैटोसिस्ट। अब सर ये क्या काम करता है? ये निमैटोसिस्ट जो होता है, जो इस नीडोब्लास्ट से निकला है, दिखा देता हूं कैसी होती है नीडोब्लास्ट। ये देखिए कुछ इस तरीके की होती है ये नीडोब्लास्ट। ये देखिए, ये है नीडोब्लास्ट, और उस नीडोब्लास्ट से ये धागे रूपी संरचना निकल रही है। दिस इज नीडोब्लास्ट। ये पूरी संरचना क्या कहला रही है? नीडोब्लास्ट कहला रही है, जो इन स्पर्शकों पर पाई जाती है। इस तरीके से ये जो स्पर्शक जो होते हैं, इन स्पर्शकों पर पाई जाती है। कौन? नीडोब्लास्ट पाई जाती है, जिससे ये धागे रूपी संरचना निकल रही है, निमैटोसिस्ट। सर इसका काम क्या होता है? आगे बढ़ने से पहले जरा ध्यान से सुनना। ये जो नीडोब्लास्ट, ये जो दंश कोशिका जो स्पर्शक पर पाई जा रही है, इन दंश कोशिका के नाम में अगर आप देखेंगे तो क्या आ रहा है? नीडोब्लास्ट। उसी से वर्ड आया है निडेरिया। तो नीडोब्लास्ट जिन पर मिलेगी, जिस संघ के सदस्यों में नीडोब्लास्ट मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? निडेरिया बोलेंगे। तो निडेरिया वर्ड क्यों आया इनका? क्योंकि इनके इन जानवरों पर, जानवर ही बोलेंगे, इन एनिमल्स में ये जो स्पर्शक जो होते हैं, जो संवेदी अंग जो होते हैं, इन स्पर्शकों पर क्या पाई जाती है? नीडोब्लास्ट पाई जाती है, इसलिए इनका नाम है निडेरिया। अब बात करते हैं सर ये काम क्या करती हैं? ये जो नीडोब्लास्ट जो होता है, इनके काम क्या होते हैं? तो इनके 3 काम होते हैं। क्या सर? भोजन पकड़ना, सॉरी, इनके 3 काम होते हैं। पहला, कोई आधार जो होएगा, मतलब कोई सबस्ट्रेट है, कोई ठोस चीज है, उससे चिपकने में हेल्प करती है। किससे? किसी चीज से जुड़ने में या चिपकने में हेल्प करती है ना? जैसे कोई ठोस चीज है, उसके पास जुड़ने में, उससे चिपकने में क्या करती है? हेल्प करती है। कौन? ये नीडोब्लास्ट। ठीक है सर, और क्या करती है? शिकार करने में हेल्प करती है। अब ये किसका शिकार करेंगे? एल्गीज का शिकार करती है। ये किसका शिकार करेंगे सर? ये एल्गी का, शैवालों का शिकार करते हैं, तो शैवालों का शिकार करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ अपने शिकार से बचने का काम भी करती है। शिकारी से बचाने में सहायता करती है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं कि अगर मेरे पास पिस्तौल है, तो उस पिस्तौल का मैं क्या करूंगा? अपनी रक्षा कर सकता हूं, हां सर। अपनी आत्मरक्षा कर सकता हूं, हां सर। और सामने कोई गलत काम कर रहा है तो उसको ठोक भी सकता हूं, हां सर। मैं अपनी, मतलब एक पुलिस वाले की बात कर लीजिए, एक मिलिट्री वाले की बात कर लीजिए, तो वो शिकार भी कर सकता है उससे, हां सर। उसके हथियार से वो क्या करेगा सर? शिकार भी कर सकता है, और जो आ रहा है उससे अपने आप को बचाने की भी कोशिश करेगा, हां सर, उसी हथियार से। तो भैया ये जो है, ये संरचना जो थी, नीडोब्लास्ट जो थी, ये जुड़ने में भी हेल्प करती है, ये शिकार करने में भी हेल्प करती है, और शिकारी से बचने में भी क्या करती है जनाब? सहायता करती है। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ये चीज मेरे को आपको बतानी थी। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इधर देखिएगा सर, इनमें पाचन कहां पर होता है? तो बेटा इनमें पाचन जो है सेल के बाहर भी होता है, सेल के अंदर भी होता है, याद रखना। इनमें दोनों प्रकार का पाचन होता है। क्या बोला मैंने बोला कि इनके अंदर दोनों प्रकार का पाचन है। पाचन बाहर भी होता है, पाचन अंदर भी होता है, यानी इनके अंदर दोनों प्रकार का पाचन होता है। अंतरकोशिकीय भी होता है, अंतराकोशिकीय भी होता है, अंतःकोशिकीय भी होता है, बाह्य कोशिकीय भी होता है। दोनों प्रकार का इनके अंदर क्या होता है? पाचन होता है। यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो जरा फटाफट यहां पर सिलेंट्रेटा संघ की बात कर लेते हैं। सिलेंट्रेटा संघ की बात करने से पहले मैं फटाफट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा। सिलेंट्रेटा संघ में तुमको बहुत मजे आते हैं ना? जरा आंसर देना बेटा। यहां पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताइए जरा, शरीर का संगठन बताइए जरा, सम्मिति बताइए जरा, पाचन तंत्र के बारे में बताइए जरा, परिसंचरण तंत्र के बारे में बताइए जरा, जर्म स्तर के बारे में बताइए जरा,
प्रगुहा के बारे में बताइए जरा। खंडी भवन या खंडन के बारे में बताइए जरा। नोटोकॉर्ड के बारे में बताइए जरा। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे। चलिए जी, सबसे पहला, शरीर का संगठन कैसा होता है इनमें? शरीर का संगठन कैसा होता है? वेल डन छाया सोलंकी, बिल्कुल यही तो मेरे को पता करना था सर। इनके अंदर असम्मिति होती है। वेल डन, बहुत बढ़िया। शरीर का संगठन कैसा था सर? ऊतक स्तर का संगठन था। चलिए, सम्मिति कैसी मिल रही थी इनके अंदर? हाँ जी, सम्मिति कैसी मिल रही थी? असम्मिति थी। सम्मिति कैसी थी? असम्मिति थी सर। अरीय सम्मिति थी इनके अंदर, रेडियल सिमेट्री थी, अरीय सम्मिति है। पाचन तंत्र इनके अंदर मिल रहा था। हाँ जी, पाचन तंत्र मिल रहा था या अपूर्ण था? अपूर्ण था। परिसंचरण तंत्र मिल रहा था इनके अंदर। परिसंचरण तंत्र मिल रहा था, एब्सेंट था, अनुपस्थित था। जर्म स्तर कितनी थी इनके अंदर? जर्म स्तर कितनी थी सर? द्विकोरिक थे ये। देखते जाइए, देखते जाइए, आपने कहां पर मिस्टेक करी है? प्रगुहा था? नहीं सर, अगुहीकीय थे। खंडन हो रहा था? नहीं सर, नहीं हो रहा था। नोटोकॉर्ड मिल रही थी? नहीं सर, नहीं मिल रही थी। अब आप जरा सोचिए, आप में से कितने बच्चों को ये चीज अगर मैंने आपसे पूछी, आपको याद थी या नहीं थी? इनमें से कितनी चीजें आपने गलत करी? सोचो, अपने आप से पूछो। सारा याद था? याद था? एक जगह पर मिस्टेक करी, कहीं ना कहीं करी? नहीं करी, अच्छी बात है। करी है तो याद रखना, जहां पर आपने मिस्टेक करी है वो मैक्सिमम बच्चों ने या तो सम्मिति में करी होगी या इन दोनों में कहीं ना कहीं करी होगी, क्योंकि द्विकोरिक प्राग हुआ, ये तो सिंपल सा कर लिया होगा। ठीक है, चलो जी। तो ये कौन था हमारा? सिलेंट्रेटा। फटाफट इसको निपटाते हैं, आइएगा, लक्षण पढ़ते जाएंगे। हाँ जी भैया, यहां पर पहला लक्षण जरा देखिएगा क्या है कि ये कहां पर मिल रहे हैं सर? जल में मिल रहे हैं। ये भी ज्यादातर कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। अब समुद्र में ये कहां पर कैसे होते हैं? स्थावर होते हैं। स्थावर को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेसाइल। सर, ये सेसाइल का मतलब क्या होता है? जो स्थिर रूप से पाए जाते हैं, जो स्थिर रूप से मिलते हैं। ठीक है, पानी की सतह के ऊपर स्थिर पड़े हैं, बस पड़े हुए हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। स्थिर रूप से जो मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थावर, सेसाइल कहलाते हैं। या मुक्त तैरते रहते हैं, फ्रीली तैरते रहते हैं। या तो सेसाइल होंगे या मुक्त तैरने वाले प्राणी होंगे। ठीक है, क्लियर है? मतलब मैंने यहां पर मुक्त तैरने वाले ऊपर बता दिया। सेसाइल का मतलब है स्थिर रूप से मिलने वाले हैं, स्थिर पड़े हैं, कहीं पर पड़े हुए हैं, एक जगह पर पड़े हुए हैं स्थिर रूप से। या मुक्त रूप से तैर रहे हैं, स्थिर रूप से एक जगह पर पड़े हुए हैं। कहां पर मिल रहे हैं सर? समुद्र में पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, इनमें क्या पाई जाती है? दंश कोशिका पाई जाती है, जिसको हम नाइडोब्लास्ट या निमैटोब्लास्ट बोलते हैं। मैंने शायद एक वर्ड बोला है, नाइडोब्लास्ट बोला था, निमैटोब्लास्ट भी बोलते हैं इनको। ये जो होती है किस पर पाई जाती है? स्पर्शक पर पाई जाती है, और ये अन्य स्थान पर भी पाई जाती है। मेनली याद रखना, स्पर्शक पर पाई जाती है। ये जो दंश कोशिका जो होती है, कौन है ये? दंश कोशिका है। ये दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट जो होती है, ये किसी चीज से जुड़ने में, स्थिरक का मतलब किसी चीज से जुड़ने में, रक्षा करने में, शिकार पकड़ने में सहायता करती है। तीनों चीजों में हेल्प करती है। नाइडेरिया में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है, द्विकोरिक होते हैं। इन प्राणियों में एक गुहा पाई जा रही थी, जिसको हमने क्या बोला था? सिलेंट्रॉन बोला था। अगर आपको याद आ रहा हो, हमने यहां पर एक वर्ड दिया था क्या, कि इनके अंदर जो गुहा पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंट्रॉन बोलते हैं। और ये जो सिलेंट्रॉन जो होती है, ये कैसी होती है? इस गुहा के अंदर जो आहार नाल जो होएगी, इस गुहा के अंदर आहार नाल जो होएगी, उस आहार नाल में कैसा होएगी? अपूर्ण होएगी। अपूर्ण का मतलब कहीं ना कहीं अधोमुख मिलेगा। ये वर्ड याद आ रहा है? अधोमुख कल आपको बताया था। अधोमुख, जिसमें मुख जो होता है वहीं से भोजन आएगा और वहीं से अपशिष्ट पदार्थ निकल जाएगा। तो ये जो जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, जिसमें क्या पाया जाता है? अधोमुख पाया जाता है। और इसी मुख के द्वारा ये खुलता है, यानी इसी मुख से अंदर भोजन जाएगा और इसी मुख से बाहर क्या निकल जाएगा? वेस्ट मटेरियल भी निकल जाएगा।
इनमें पाचन जो होता है वो कैसा होता है, अंतः कोशिकीय पाचन होता है या अंतर कोशिकीय पाचन होता है, दोनों प्रकार का होता है। यहां पर हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि आपकी हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में मिस्टेक कर रखी है, प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। आपकी हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में अंतः कोशिकी और अंतरा कोशिकी ये वर्ड लिखा हुआ था। अंत और अंतरा का मीनिंग एक ही होता है, प्लीज इसको अपनी हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी से सही कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आप इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी खोलिए, इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा एंड इंटर सेल्यूलर। एक है इंट्रा सेल्यूलर, एक है इंटर सेल्यूलर। ये बैच जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट बता दिया था आप सभी को कि इंट्रा और इंटर इन दोनों वर्ड का मीनिंग बता दिया था। तो यहां पर अंतः कोशिकीय पाचन यानी सेल के भीतर, अंतर कोशिकीय पाचन यानी सेल के बाहर, दोनों प्रकार का यहां पर पाचन। और दोनों प्रकार अगर लिखा हुआ है तो दोनों प्रकार में दोनों चीजें लिखनी चाहिए ना भाई साहब। हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में दोनों चीज सेम सेम लिख दी है, तो ये मिस्टेक करी हुई है, प्लीज इस मिस्टेक को सही करिएगा। नेक्स्ट, ये नाइडोब्लास्ट है या ये नाइडोब्लास्ट है, ये नेमाटोब्लास्ट है जिसमें ये नेमाटोसिस्ट होता है। कार्य क्या करता है मैंने आपको बता दिया है। इनमें से कुछ सदस्य जो होते हैं ये प्रवाल कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। कितने बच्चों को ये वर्ड याद आ रहा है? मैंने स्पेसिफिकली आपको पढ़ाया है, ये मत बोलना कि सर ये कोरल रीफ्स क्या होते हैं। ये बताया था, दिखाया था और समझाया था। अब अगर किसी ने बोला सर ये क्या होते हैं कोरल रीफ, तो बाबू अब तो बता दिया मैंने, प्रवाल भित्ति, है ना। सर इसका एग्जाम्पल सर मैंड्रीन, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर अगर लिखा होना चाहिए तो लिखा हुआ है मैंड्रीन, ये रहा मैंड्रीना, ब्रेन कोरल्स जिनको हम बोलते हैं, ये बनाते हैं, कोरल रीफ्स बनाते हैं। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि ये कोरल रीफ्स बनाने का काम करते हैं। और वो जो कोरल रीफ्स जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट्स के इकट्ठे होने से बनती है, जिनमें मछलियां जो हैं हाँ जी का मिलती हैं। सर वहां सम्मित लिखा है, कहां सम्मित लिखा है मेरे भाई, कहां सम्मित लिखा है? कहां सम्मित लिखा है? अर्य सम्मिति करेंगे बेटा यहां पर, अर्य सम्मिति वाले प्राणी होते हैं यहां पर, ठीक है। तो मैं अब हाईलाइट करता जाऊंगा जो जो चीज याद रखनी है। हाँ जी, कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, स्थावर होते हैं, चिपके होते हैं कई जगह पर, या मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। अर्य इनके अंदर सम्मिति पाई जाती है। दंश कोशिका पाई जाती है जिसको नाइडोब्लास्ट या नेमाटोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कहां पर पाई जाती है? स्पर्शक पर पाई जाती है। ये दंश कोशिका चिपकने में, रक्षा करने में, शिकार पकड़ने में हेल्प करती है। कौन? ये वाली कोशिका है, ठीक है। ऊतक स्तर का संगठन होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। द्विकोरिक होते हैं, कोशिक नहीं लिखा है यहां पर, द्विकोरिक है, इतना आप कॉमन सेंस में लगा सकते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, सिलेंट्रॉन पाई जाती है जिसमें अधोमुख पाया जाता है, याद रखिएगा। पाचन इनमें दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का इनके अंदर क्या होता है? पाचन होता है। खत्म खल्लास, यहां तक की बात थी। नेक्स्ट, आगे हम लोगों ने बात करी कि ये इनमें से कुछ प्रवाल कोरल भी बनाती है, कोरल रीफ्स भी बनाती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, मैंने आपको बता दिया शरीर दो आकार में पाया जाता है, पॉलिप और मेड्यूसा, इन दोनों में पाया जाता है। पॉलिप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है, बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा में होता है। और मेड्यूसा जो होती है वो किसमें होता है? जेलीफिश में। जेलीफिश आप सभी ने कहीं ना कहीं वर्ड सुना होगा, तो इसको हम ऑरेलिया बोलते हैं। तो ऑरेलिया जिसको हम क्या बोलते हैं? जेलीफिश, जो यहां पर इस डायग्राम में भी दिखाई हुई है, ये जेलीफिश होती है। कुछ जेलीफिश करंट भी मारती है, कुछ जहरीली भी होती है। तो ये जेलीफिश होती है बेटा जी, ये जेलीफिश है, ठीक है। ये हाइड्रा है, हाइड्रा जो है वो बेलनाकार होता है और जेलीफिश छतरी के आकार की होती है। अरे बाबू कश्यप बाबू, मैंने आपको कल भी बता दिया था ना सर, हमारी एनसीईआरटी में रेडियल नहीं लिखा है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम में बताया हुआ। कश्यप बाबू जरा पढ़े, ध्यान से पढ़े। सोचो, कल मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, याद करिएगा, दिखाया था, कोई डायग्राम बताया था और बोला था कि इस डायग्राम में कहां पर बताया हुआ है, याद करिएगा। इस डायग्राम में कहीं बताया होता है इस प्राणी जगत में? याद करो मेरे भाई, यहां पर इस डायग्राम में बताया हुआ है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है मेरे बाबू? कश्यप बाबू,
यहां अर्ये लिखा हुआ है। अर्ये कौन है? सम्मिति है। सर एनसीईआरटी में रेडियल नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है, ये रहा, ये देख। अर्ये क्या था इंग्लिश में? अर्ये को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियल। ये तेरी एनसीईआरटी किस में मिल रही है? सिलेंट्रेटा, जिसको हम नाइजीरिया बोलते हैं, और टीनोफोरा। कैसी बात कर रहा है? ये ले लिखा हुआ है, ये रहा। लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डायग्राम में यहां पर इसमें इस चार्ट में तो लिखा हुआ ना बेटा। तो ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, याद रखना कि कुछ कुछ चीजें हैं जो थ्योरी में नहीं लिखी हुई, चार्ट में लिखी हुई हैं, अगर कल का लेक्चर देखा हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ऐसे तो बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। बिल्कुल याद करनी पड़ेंगी देव बाबू। 530 तुम नंबर लेकर आए, 530 से 630 लाने के लिए बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिप जो होती है वो बेलनाकार होती है, जो हाइड्रा में मिल रही है। मेड्यूसा जो होती है छतरी आकार की होती है और मुक्त रूप से ये पाई जाती है। ये ज्यादातर स्थिर वाले होते हैं, जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं। पॉलिप वाले स्थिर रहते हैं, जैसे हाइड्रा। और मेड्यूसा जो होती है घूमती रहती है। आप लोगों ने कई बार मूवीज में या कई बार वीडियोज में या कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि वो देखो जेलीफिश समुद्र के अंदर तैर रही है, ऊपर से फूली फिर नीचे गई, ऊपर से फूली फिर नीचे गई, यानी वो मूवमेंट करती है, गति करती है। तो ये मुक्त रूप से कैसी होती है? प्लावी होती है, यानी गति करती है। और ये जो हाइड्रा जो होता है, जो इस डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको देखने से पता लग जाएगा। देखो हाइड्रा जो होता है नीचे की तरफ जो होता है स्थिर रूप से पाया जाता है। यहां पर नीचे की तरफ है, नीचे समुद्र में निचले स्तर पर, कहां पर? स्थिर रूप से, या किसी ठोस वस्तु से चिपका होता है, स्थिर रूप से पाया जाता है। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि जो पॉलिप जो होते हैं वो स्थावर होते हैं, बेलनाकार होते हैं, जबकि मेड्यूसा छतरी के जैसी होती है और मुक्त रूप से प्लावी होती है, जैसे ऑरेलिया, जिसको हम जेलीफिश बोलते हैं। अब यहां पर इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल आपने याद रखना है। ओ साथिया ओ बेलिया, तूने मुझको दिल दिया, मैंने तुझको दिल दिया, ओ बेलिया। कौन? ओ बेलिया एक कौन है? सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आने वाला एक प्राणी है जिसका नाम है ओ बेलिया। अब ये जो ओबेलिया जो होता है इसके अंदर मिलता है मेटामॉर्फोसिस। क्या मिलता है इसके अंदर? कायांतरण मिलता है, या पीढ़ी एकांतरण मिलता है। कायांतरण नहीं, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब पीढ़ी एकांतरण का मतलब कि इनमें ये जो पॉलिप जो होता है ये बदल जाता है किसमें? छतरी में। ये पॉलिप है, ये मेड्यूसा है, ये ओबेलिया है। ओबेलिया ने अगर किया, ये पॉलिप है, ये मेड्यूसा है। पॉलिप ने अगर किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या बनाएगा? मेड्यूसा बनाएगा। और मेड्यूसा ने अगर किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये बनाएगा पॉलिप बनाएगा। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? ओबेलिया में पाई जाती है। याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? याद रखना, भूल मत जाना। ओबेलिया कौन है? सर ओबेलिया एक जीव का नाम है। ओबेलिया एक जीव का नाम है। अब ये क्या करता है? जिसमें दोनों पॉलिप और मेड्यूसा दोनों रूप पाए जाते हैं। और इनमें क्या पाया जाता है? मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मेटाजेनेसिस यानी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। सर पीढ़ी एकांतरण का मतलब? जैसे मेरे से जो अगली पीढ़ी आएगी वो मनुष्य ही आएगा ना, आपसे जो अगली पीढ़ी आएगी मनुष्य ही आएगा ना, है ना? बंदर तो नहीं पैदा हो जाएगा, चूहा तो नहीं पैदा हो जाएगा ना, ऑब्वियस ही बात है ना, मनुष्य से मनुष्य ही आ रहा है। लेकिन यहां पर एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी जो आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। पॉलिप से आगे क्या आनी चाहिए थी? पॉलिप आनी चाहिए थी। मेड्यूसा से आगे क्या आनी चाहिए? मेड्यूसा आनी चाहिए। लेकिन यहां पर पॉलिप से मेड्यूसा आ जाती है, मेड्यूसा से पॉलिप आ सकती है। कब? अगर पॉलिप जो है अलैंगिक जनन करता है तो क्या आती है? मेड्यूसा आती है। और मेड्यूसा अगर लैंगिक जनन करता है तो पॉलिप आती है। अब आपका सवाल यही होगा, सर अगर पॉलिप ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो पॉलिप अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो पॉलिप आती है। और मेड्यूसा अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो मेड्यूसा आती है। तो ये चीज भी याद रखना, ये चीज लिखी हुई नहीं है लेकिन कॉमन सेंस से आप सोच सकते हैं कि पॉलिप अगर सेक्सुअल करेगा तो पॉलिप आएगी, लेकिन पॉलिप ने अगर असेक्सुअल किया यानी अलैंगिक किया तो आएगी मेड्यूसा। मेड्यूसा ने अगर एसेक्सुअल किया तो मेड्यूसा ही आएगी। इस कंडीशन में पीढ़ी एकांतरण नहीं होएगा। लेकिन अगर मेड्यूसा ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो क्या आएगी? पॉलिप आएगी। तो इस वजह से कई बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते, तो सिंपल तरीके से याद रखना क्या कि भाई इसको रहने देना, नहीं तो कंफ्यूज्ड हो जाओगे। आप ये याद रखना
पापा ने आज मुझे सूत दिया। क्या? P फॉर पार्थ सर ने नहीं, पापा ने आज या पार्थ सर ने आज मुझे सूत दिया। सूत दिया यानी पिटाई कर दी। ठीक है, तो पॉलिप ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, बनाया मेड्यूसा, मेड्यूसा ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, फिर क्या बनाएंगे? पॉलिप बनाएंगे। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, लेकिन याद रखना भूलना नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। ये था हमारा 13वां बिंदु। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रवाल कोरल बनाते हैं जो किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ये याद रखना है। इनमें पॉलिप और मेड्यूसा ये दोनों चीज पाई जाती हैं। इनको अगर हाईलाइट ना करके एक साथ लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होएगा। पॉलिप जो होते हैं वो बेलनाकार होते हैं, स्थिर होते हैं। मेड्यूसा छतरी के आकार के होते हैं और मुक्त होते हैं हाइड्रा ओरेलिया, जिसको हमने जेलीफिश बोला है। इनमें पीढ़ी एकांतरण जो होता है वो किसमें पाया जाता है? सर ओबेलिया में पाया जाता है। ये पूरा का पूरा आपने याद रखना है, ये सारा का सारा। लो जी, क्लियर? डन? चलें आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल बताए हुए हैं बेटा। फाइसेलिया, जिसको हम पुर्तगाली युद्ध मानव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुर्तगाल की जब लड़ाई हुई थी तो पुर्तगाली जो शिप जो होते थे, पुर्तगाल के जो जहाज जो होते थे, उस जहाज की आकृति जैसे होते हैं। कौन? ये फाइसेलिया। इसलिए हम इनको पोर्तुगीज युद्ध मानव बोलते हैं, पोर्तुगल युद्ध मानव बोलते हैं। इनका शेप जो होता है वो जहाज के जैसा होता है फाइसेलिया का। ऐसे ही एडेम्सिया, सी एनिमन, आपको याद आ रहा है? आप लोगों ने क्लाउन मछली और सी एनिमन के बीच में एक रिलेशनशिप पढ़ा था, सहभोजिता, याद आ रहा है? तो सी एनिमन जो था उसको हम क्या, उसका नाम क्या है? एडेम्सिया है। ऐसे पिंट्यूला, जिसको हम समुद्री पिच बोलते हैं, सी पेन बोलते हैं, पेन के शेप की होती है, पेन आकार की होती है। गोर्गोनिया, जिसको हम समुद्री व्यंजन के रूप में यूज में लेते हैं। मैंड्रीन, जो कोरल्स बनाने का काम करती है। हाइड्रा ओबेलिया, ऑरेलिया, ऑरेलिया जेलीफिश है। ये सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं। हाँ जी, सहजीविता नहीं था, सहभोजिता। भोंदू सहजीविता, सहजीवी संबंध था क्या क्लाउन मछली में और सी एनिमन में? प्लस 0 था। शिवम गिरी, क्या याद करेगा भाई तू? है सर, उसको हटा दीजिए, वो लाइन छिप गई है। कौन सी? ये वाली? ठीक, डन। क्लियर है? यस राज बुंडेला, बहुत बढ़िया। अब याद करिए, आप लोगों ने कितने बच्चों को सी एनिमन याद आ रहा है? और सी एनिमन याद करने के बाद जरा सोचिए उसकी आकृति पॉलिप थी कि मेड्यूसा थी? याद करिए, कुछ इस तरीके से याद आ रहा है ना, इस तरीके की संरचना थी और उसके अंदर क्लाउन मछली आ रही थी। तो कैसी आकृति होगी सर? सिलेंडर के जैसी होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी, बेलन के जैसी होगी, बेलनाकार होगी, पॉलिप होगी। ठीक है, डन। ये था हमारा सिलेंडरेटा। ये जेलीफिश है, ऑरेलिया है, याद रखना, मेड्यूसा शेप में होती है। हाइड्रा है, जो कैसा होता है? बेलनाकार पॉलिप शेप का होता है। ओबेलिया में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। और पॉलिप जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाती है? मेड्यूसा। मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाती है? पॉलिप बनाती है। जरूर याद रखना। A to Z था। यहां पर एनसीईआरटी में डायग्राम जरूर याद रखना इस चैप्टर के। अगर इस डायग्राम को अगर देखेंगे तो ये कौन दे रखा है बेटा? ऑरेलिया दे रखा है। और ये क्या दे रखा है? हाइड्रा दे रखा है। शेप बता रखी है, बहुत सीधा सीधा, बहुत सीधा सीधा डायग्राम। ये जेलीफिश है, ये हाइड्रा है। जेलीफिश दिमाग में आते ही छतरी, छतरी यानी मेड्यूसा। ये पॉलिप है यानी सिलेंडर की शेप का बेलनाकार है। ओके जी, चले नेक्स्ट, अगले संघ पर आते हैं। नेक्स्ट संघ जो है उसका नाम है टीनोफोरा। बेटा टीनोफोरा जो होता है वो कैसा होता है? लघु संघ है कि दीर्घ संघ है? जरा जल्दी से सोच समझकर मुझे बताइए। हाँ जी, लघु संघ है कि दीर्घ संघ है? हम लोगों ने कल बात करी थी कि हम जो 11 संघ पढ़ने वाले हैं उनमें से 10 हमारे कैसे दीर्घ है और एक हमारा लघु संघ है। उस लघु संघ का नाम ही क्या था? टीनोफोरा था।
आइए टीनोफोरा की बात करने वाले हैं बेटा। सबसे पहली चीज इस टीनोफोरा को देखने से पहले इस टीनोफोरा का डायग्राम देखिएगा। ये जो डायग्राम जो है ये इस संघ के एक प्राणी का नाम है जिसका नाम है प्लूरोब्रेकिया। पहले नाम दिखा देता हूं आपको, इसका नाम है प्लूरोब्रेकिया। कौन है ये? प्लूरोब्रेकिया। ठीक है, चलो जी। सर ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं? नहीं बेटा, लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, लाइट की उपस्थिति में ये जगमगाते हैं। प्रोड्यूस इज डिफरेंट, प्रोडक्शन इज डिफरेंट, और लाइट पड़ने पर जगमगाना इज डिफरेंट। एक होता है इल्यूमिनेशन और एक होता है जनरेशन। एक होता है इल्यूमिनेट होना, अगर लाइट पड़ेगी तो इल्यूमिनेट होंगे। ठीक है, सिंपल, डन। जैसे मैंने आपसे एक सिंपल सी बात पूछी, आप मुझे बताइए, आपने घड़ी पहनी होएगी, है ना? आपने देखा होगा घड़ी जो होती है उसके जो वो जो होते हैं वो जगमगाते हैं। हाँ सर, डायल्स जो होते हैं कई बार जगमगाते हैं ना, सुई जो होती है जगमगाती है। बोलते हैं क्या लगा हुआ है? रेडियम लगा हुआ है। क्या रेडियम लाइट प्रोड्यूस करता है? नहीं। हाँ, रेडियम पर जब लाइट टकराएगी तो वो इल्यूमिनेट होएगा, जगमगाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संदीप्ति। और अगर कोई जैविक चीज, कोई बायोलॉजिकल चीज यानी कोई जीव अगर संदीप्ति दर्शाएगा, जगमगाएगा, तो इसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस यानी जैव संदीप्ति बोलते हैं। ठीक है, तो ये जीव जो है ये जैव संदीप्ति दर्शाते हैं यानी बायो इल्यूमिनेट होते हैं, यानी ये जगमगाते हैं। जैसे जुगनू होता है बायोल्यूमिनेट होता है, ऐसे ये भी। ठीक है, चलिए जी, आइए ये डायग्राम अगर आप देखेंगे, इस डायग्राम को अगर देखने के बाद क्या ये डायग्राम आपको अखरोट की आकृति जैसा दिखाई दे रहा है? क्या ये अखरोट जैसा दिखाई दे रहा है? अखरोट भी ऐसा ही होता है, गोल होता है। तो इनको हम समुद्री अखरोट बोलते हैं। अब समुद्री अखरोट क्यों बोला? क्योंकि अखरोट के जैसा है। समुद्री क्यों बोला? क्योंकि समुद्र में मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया, सीधी सी बात। नेक्स्ट अगला बिंदु, अगला बिंदु जो है वो ये कि इनको हम कंकत जेली बोलते हैं। नाउ व्हाट इज कंकत? कंकत होता कॉम्ब। कॉम्ब क्या होती है? कंघी। अरे क्या होती है? कंघी। हाँ भाई, कंघी। मुझे तो किए हुए बहुत टाइम हो गया, आप लोग तो करते होंगे। कंघी किए ना? करते हो ना कंघी? हाँ सर, कंघी करते हैं। तो आपकी जो कंघा या कंघी जो होता है वो इस तरीके से एक प्लेट है जिस पर इस तरीके से ये प्रवर्धन निकले हुए होते हैं। हाँ सर, बिल्कुल निकले हुए होते हैं। ऐसा ही होता है ना आपका कंघा। सर नहीं की हमने आज तक। कैसे बेटा? प्रांजल, आज तक तुमने कंघा नहीं किया, कंघी नहीं करी? तुम भी हमारी कैटेगरी में हो क्या? सर मैं भी आप ही की तरह हूं। मेरे तो बाल आ रहे हैं बेटा, कुछ दिन बाद देखना फिर से घने सुनहरे बाल आ जाएंगे। ऐसे मत बोलो। सर एनसीईआरटी में कंकाल जेली लिखा है। कंकाल, वही तो मैं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में कंकाल जेली लिखा है, उसको सही करिएगा। कंकत लिखना है। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है कंकत पट्टिका। फिर एनसीईआरटी में आगे ही देखना कंकत लिखा होगा, इसलिए बोल रहा हूं, कंकत कर लेना। ठीक है, अब जरा सोचिएगा, ये कंघा जो होता है, ये कंघी जो होती है, कंघा कंघी, इसमें इस तरीके से प्रोजेक्शन होते हैं। हाँ सर, प्रोजेक्शन होते हैं। तो ये जब आप देखेंगे इस डायग्राम को, जब आप देखेंगे तो ये जो होती है संरचना जो होती है बहुत ही मतलब एक होती है ना जेल जैसी, जेली जैसी, मतलब लिसी सी होती है ना, चिपचिपी टाइप की संरचना होती है। ये जीव जो होते हैं चिपचिपे टाइप के होते हैं, जिनको जब पकड़ते हैं तो। दूसरा, इनके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये कंघी दिखाई देंगी। ठीक है, और इन कंघियों पर इस तरीके से कंघे जैसी संरचना इन पर लगी होती है, ये वाली। तो इनको हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स। क्या बोलते हैं इनको? हम क्या बोलते हैं? कॉम्ब प्लेट्स बोलते हैं। ये क्या है सर? ये हमारी कॉम्ब प्लेट है। इस तरीके से इस पर क्या पाई जाती है? कॉम्ब प्लेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस तरीके से कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती है।
अब कई बच्चे आकर पूछते सर 8 फिक्स्ड 8 ही होती हैं क्या सर? मैं उनसे पूछता हूं तुम्हारे पास नाक में 2 छेद हैं, क्या तुम्हारे 10-12 होते हैं क्या सर? नहीं ना, फिक्स्ड है ना, तो इनके अंदर फिक्स्ड है बेटा, जो हमारी बुक में लिखा हुआ 8 तो याद रख ले 8। तो इनके अंदर क्या होता है, शरीर पर 8 क्या पाई जा रही है, पक्षमा भी कंकत पट्टिकाएं होती है, कंगीनुमा प्लेट्स होती है, जो मैंने आपको बताई इस तरीके से 8 कंगीनुमा प्लेट्स पाई जा रही है। अब यहां पर जैसे मैंने बोला कंगे के अंदर ये प्रोजेक्शन होते हैं, हाँ सर होते हैं। तो इनमें ये क्या है सर, ये है पक्षमाभ। ये जो संरचना जो मैंने यहां पर बनाने की कोशिश करी थी, ये प्लेट जो है, इन प्लेट्स पर क्या पाए जा रहे हैं सर, पक्षमाभ पाए जा रहे हैं इस तरीके से। तो दिखने में ये कैसी होंगी सर, ऐसे लगेगा जैसे कॉम्ब के जैसी संरचना हो, कंघे के जैसी संरचना, ऐसी पट्टिका, ऐसी प्लेट जैसी संरचना 8 पाई जाती है, जो इनमें चलने में हेल्प करती है। किस चीज में हेल्प करती है गुरु, चलन में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। क्यों, क्योंकि भैया ये पक्षमाभ पाए जा रहे हैं, और पक्षमाभ आप पढ़ चुके, सेल चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। कशाभिका और पक्षमाभ गमन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, गमन में हेल्प करते हैं। मिस पटेल यहां पर पढ़ने पर फोकस करो, ठीक है। किस चीज में हेल्प करते हैं, चलने में, चलन में सहायता करते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये सभी समुद्रवासी होते हैं, अरीय समिति होती है, द्विकोरिक होते हैं, और इनमें ऊतक स्तर का शरीर का संगठन पाया जाता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके तो फिक्स्ड होना चाहिए। आपसे सीधा पूछा जाए कि भैया ये संघ में कौन सी समिति है, कौन सा संगठन है, किस प्रकार की जन्म स्तर है, प्रगुहिकीय है या नहीं है, ये सारी चीजें आपके टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, पाचन इनमें दोनों प्रकार का होता है, अंतः कोशिक भी होता है और अंतर कोशिक भी होता है, यानी यहां पर भी दोनों प्रकार का होता है। इससे पिछले वाले में भी दोनों प्रकार का था, लेकिन उससे पिछले वाले में सेल के अंदर था। तो याद रखना, पॉरीफेरा के अंदर, सेल के अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर दोनों, टीनोफोरा के अंदर दोनों, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी, दोनों प्रकार से हो सकता है आपका क्या, पाचन यहां पर, ठीक है। तो क्या याद रखना है सर, सीधा सीधा यहां पर बिंदु याद रखना है क्या, इनको हम समुद्री अखरोट बोलते हैं, सी वॉलनट बोलते हैं। वॉलनट क्या होता है, अखरोट होता है, सी मतलब समुद्र। कंकत जेली बोलते हैं, कॉम्ब जेली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉम्ब के जैसी यहां पर 8, कितनी 8 पक्षमाभ से युक्त कंगे जैसी संरचनाएं पाई जाती है, प्लेट्स पाई जाती हैं, जो चलने में हेल्प करती है, याद रखना। समिति, अरीय समिति द्विकोरिक होते हैं, ऊतक स्तर का इनके अंदर संगठन पाया जाता है, अंतःकोशिक और अंतरकोशिक दोनों प्रकार का इनके अंदर क्या पाया जाता है, पाचन होता है। खत्म। 8 सीलियरी कॉम्बो प्लेट्स होती है। यस रोशन वर्मा, डन, क्लियर है। चले आगे। नेक्स्ट, इनमें जीव संदीप्ति पाई जाती है, यानी अगर इनके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करते हैं सर, ग्लो करते हैं। ये इनकी मुख्य विशेषता होती है, याद रखना क्या, जैव संदीप्ति या जीव संदीप्ति, यानी प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना। प्रकाश देखो, एक होता है प्रकाश का अवशोषण करना, प्रकाश का उत्सर्जन। जब उत्सर्जन होएगा, लाइट जितनी भी आ रही है वो सारी की सारी लाइट अगर एमिट की जाएगी, निकाली जाएगी, रिफ्लेक्ट की जाएगी, तो वो चीज चमकेगी। तो ये चमकते हैं, याद रखना, भूल मत जाना। नर मादा अलग नहीं होते हैं, यानी यहां पर भी बाइसेक्सुअल कंडीशन होगी। नर और मादा अलग नहीं होते हैं, तो मैं साइड में लिख देता हूं, यहां पर भी कैसी कंडीशन है, उभय लिंगाश्रयी कंडीशन है। यहां पर भी द्विलिंगी कंडीशन पाई जाती है, इसको भी आप हाईलाइट करेंगे। सर उभय लिंगाश्रयी कहां पर पाई जा रही थी, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। उभय लिंगाश्रयी कहां पर पाई जा रही थी, पॉरीफेरा में पाई जा रही। यहां पर भी क्या पाई जा रही है, उभय लिंगाश्रयी कंडीशन पाई जा रही है। जनन इनमें केवल लैंगिक होता है, वहां पर अलैंगिक भी था, यहां पर क्या है, केवल लैंगिक जनन होता है, याद रखना, भूल मत जाना। कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, लेकिन निषेचन बाह्य होता है। वहां पर निषेचन कैसा था, आंतरिक था, यहां पर निषेचन बाह्य होता है। क्या सर ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेगी, बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी दोस्त, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कहीं तुम सोचो अरे नहीं आएगा, आ गया, फिर सोचो तुमने कहा कि सर रहने देते, नहीं आएगा, आ गया, फिर क्या कर लोगे। तो याद तो सारा रखना पड़ेगा। निषेचन इनमें कैसा होता है, बाह्य होता है। पॉरीफेरा में देखो, पॉरीफेरा भी उभयलिंगी, ये भी उभयलिंगी। वहां पर अलैंगिक जनन जो था वो विखंडन से हो रहा था, यहां पर अलैंगिक जनन होता नहीं है, केवल लैंगिक जनन होता है।
यहां पर वहां पर निषेचन कहां पर था? शरीर के अंदर, जैसे हमारे अंदर होता है, मनुष्य में शरीर के अंदर होता है, ऐसे ही वहां पर भी पॉरीफेरा में कहां था? शरीर के अंदर, लेकिन यहां पर शरीर के बाहर है, निषेचन बाह्य होता है। और अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन यानी यहां पर भी क्या पाई जाएगी सर? लार्वा अवस्था पाई जाएगी। वहां पर भी क्या पाई जा रही थी? लार्वा अवस्था पाई जा रही थी। यहां पर भी लार्वा अवस्था पाई जाएगी। क्लियर है? डन? यहां तक की बात। सर कोलोब्लास्ट याद रखना है, याद रख सकते हैं। देखो कैसे, बता देता हूं। देखो मनीष कुमार, यहां पर आपको एक संरचना ये दिखाई दे रही होगी, ये दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। ये कौन है बेटा? ये भी स्पर्शक है। सर ऐसा स्पर्शक तो हमने पिछले संघ में पढ़ा था, सिलेंट्रेटा में पढ़ा था। तो टीनोफोरा में भी स्पर्शक होते हैं। यस, ये दो स्पर्शक दिखाई दे रहे हैं आपको, दो स्पर्शक निकलते हुए। हाँ जी। अब ये जो स्पर्शक जो होते हैं, इन स्पर्शकों के ऊपर क्या पाई जाती है? सेल्स पाई जाती है। और वो जो सेल्स जो होती है उनका नाम होता है कोलोब्लास्ट। उन सेल्स का नाम होता है क्या? कोलोब्लास्ट। ठीक है, क्या होता है? कोलोब्लास्ट होता है। उन सेल्स का नाम क्या होता है? कोलोब्लास्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर मिस्टेक। अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर, जरा ध्यान से देखिएगा मिस्टेक। जरा एक बार इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी खोल दूं, फिर मैं आपको मिस्टेक दिखा रहा हूं। सॉरी, चलो जी, चलो चलो। हाँ जी, देखिएगा जरा, मैंने इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी खोली है, आप आराम से पढ़ना। इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी है, और इस इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी बेस्ड होएगा। फाइलम है टीनोफोरा, और इस टीनोफोरा में आप यहां पर वर्ड पढ़ेंगे, क्या लिखा है? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा है बेटा? एक्सटर्नल है, जो अभी अभी हमने देखा था, ये लिखा हुआ था ना। फर्टिलाइजेशन कैसा था बेटा? फर्टिलाइजेशन कैसा था? एक्सटर्नल था। और डेवलपमेंट कैसा था? अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट था। यही होता ना, अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट होता है। मैंने कहा ठीक है, जरा देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होएगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब जिसमें कोई लार्वा अवस्था नहीं है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब जिसमें लार्वा अवस्था होगी। अब आप जानते हो आपकी क्या मिस्टेक है, जो आप में से कई बच्चों ने धड़ 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 मैसेज कर दिए हैं। जरा सोचो, मैं यही तो बताने वाला था, ऐसे थोड़ा ना लेकर आ जाऊंगा। अब आप देख सकते हैं आपकी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में क्या मिस्टेक दी हुई है। जो मिस्टेक दी हुई है वो आप समझ जाएंगे क्या मिस्टेक दी हुई है। कहीं लिखा हुआ है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है? क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तुमको? यहां पर दिखा है कहीं कि लार्वल स्टेज इज एब्सेंट? कहीं लिखा हुआ है इंग्लिश में आपको? कहीं ऐसा वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इन विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट? ये लार्वा स्टेज इज एब्सेंट ऐसा कहीं दिख रहा है? नहीं ना। बस, तो ये आपने अपनी एनसीईआरटी को ठीक करना है। ये पुरानी एनसीईआरटी से चला हुआ आ रहा है, पुरानी एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ था, तो प्लीज इसको यहां से कट मार दीजिएगा। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब ही क्या होता है? अरे अप्रत्यक्ष परिवर्धन का, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग ही क्या होता है कि लार्वा स्टेज मिलेगी। ठीक है, तो इसको सही कर लेना बेटा। ठीक है, डन, क्लियर है। इसलिए मैंने यहां पर नोट्स में, यहां पर स्लाइड्स में बिल्कुल करेक्ट चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, ओके जी, डन। आगे बढ़े बेटा, चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। टीनोप्लाना आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि टीनोफोरा, टीनोप्लाना, टीनो 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 टीनो, ये याद रखना, दिस इज प्लूरोब्रेकिया, याद रखना। ये इतना सा था हमारा छोटा सा संघ। अच्छा, यहां पर आपने शायद, यहां पर मैंने ये लाइन यहां पर इसके बाद में दिख भी गई होगी, जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है, मिस्टेक। एनसीईआरटी कौन सी? हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी। अभी आवाज आ रही है बेटा सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़े बेटा। हाँ, वो बीच में क्लास रुक गई थी, अभी आ रही है? ठीक है सर, क्या हो गया था? कौन सा ऋचा मिश्रा, कौन सा कंसेप्ट बेटा? वो ना ऐसे यहां पर एक चेयर रखी हुई थी और मैं ऐसे आगे गया और आगे जो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का जो सीपीयू जो होता है उसकी तारें हिल गई और वो सिस्टम बंद हो गया था। हाँ जी सर, अप्रत्यक्ष को एक बार और बता दीजिए। क्या बताऊं बेटा मैं, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे आप थे बचपन में वैसे ही हो ना आप वयस्क में, 2 आंखें 2 कान, यानी डायरेक्ट आप वैसे ही बने हो ना। हाँ सर, लेकिन सोचो बचपन में आप चूहे की तरह होते, चूहे जैसे, और वयस्क आने पर आप मनुष्य जैसे होते, तो ये डेवलपमेंट डायरेक्ट कहलाता कि इनडायरेक्ट कहलाता? इनडायरेक्ट कहलाता है ना डोनाल्ड ट्रंप, समझ में आया? तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इनके अंदर अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, मतलब इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब कि जो बचपन में जो अवस्था थी वो वयस्क जैसी नहीं है, है ना। डायरेक्टली वैसा डेवलपमेंट नहीं होएगा, इनडायरेक्टली होएगा। तो इनमें क्या पाई जाएगी सर? लार्वा अवस्था पाई जाएगी। सर इसका सेक्सुअल बाह्य कैसे होता है? एसके राम, मुझे एक चीज मुझे बताना। एसके राम, तुम बचपन से ही भोंदूलाल हो कि अभी अभी नए नए बने हो? सर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाह्य कैसे होएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाह्य लिखा है क्या? इनमें निषेचन लिखा है बाह्य। निषेचन बाह्य का मतलब क्या होता है? निषेचन बाह्य का मतलब क्या होता है? शरीर से बाहर निषेचन। अब शरीर से बाहर निषेचन, जैसे मेंढक जो होता है वो नर युग्मक पानी के अंदर छोड़ देता है, मादा मेंढक मादा युग्मक पानी के अंदर छोड़ देती है, वो युग्मक पानी के अंदर क्या हो जाते हैं? संलयन कर लेते हैं और युग्मनज बन जाता है। तो निषेचन कौन सा हुआ? लैंगिक। लेकिन निषेचन कहां हुआ? शरीर से बाहर। ये कंसेप्ट भी अगर तेरे को नहीं आता है दोस्त एसके राम, लिटरली बता रहा हूं, सच्ची सच्ची बता रहा हूं, नील बटे सन्नाटा है तो सच्ची बोल रहा हूं मैं। ऋचा मिश्रा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद आप अकेली नहीं हो इस क्लास में कि आप जो है इस क्लास में वो इस तरह के कमेंट्स करती हो, ठीक है? सर हमको बहुत टाइम लगता है और हमें आंसर नहीं मिलता, और भी बच्चे हैं यहां पर, समझ में आई ना ये बात? मैं चुप तो बैठ नहीं रहा हूं यहां पर, लगातार बोल रहा हूं ना। नखरे अनेक होते तुम्हारे इस क्लास में। अब देख लो सर जी, बस ऐसे लग रहा है जैसे ऋचा मिश्रा आप ही अकेली इस क्लास में बैठी हो, है ना? और बच्चों के क्वेश्चन थे, उनके जवाब दूंगा कि नहीं दूंगा? सर पी वाला सेक्सुअल होगा तो वही बनाएगा, यदि ए सेक्सुअल होएगा तो पी से एम और एम से पी बनेगा क्या? पॉलिप वाला अगर सेक्सुअल होगा तो वही बनेगा, यदि ए सेक्सुअल होएगा तो पी से एम होएगा और एम से पी बनेगा। इतना सीधा सा कंसेप्ट आप समझ नहीं पा रही हो। ये पॉलिप है, इस पॉलिप ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, मान लो इसका छोटा सा टुकड़ा टूट कर गिर गया तो वो आगे चलकर ये बनाएगा। मेड्यूसा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वो पॉलिप बनाएगा। अब मैंने ये बोला कि अगर ये पॉलिप ने अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो ये ऐसा ही बनेगा। पॉलिप से पॉलिप कब बनेगा? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा। मेड्यूसा से मेड्यूसा कब बनेगा? जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा।
ये अतिरिक्त चीज मैंने आपको बताई, आपको नहीं समझ में आई आप छोड़ सकते हो। आपको इतनी सी बात समझनी थी कि पॉलिप से मेड्यूसा बनाना है किसमें, ओबेलिया में, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा, तो पॉलिप से क्या बनेगा, मेड्यूसा। मेड्यूसा से पॉलिप बनाना है तो ए सेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर उदाहरण थे इसके प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना, ये सीधी सी बात थी। हमारा संघ खत्म होता है, कौन सा, तीसरा, कौन सा, सिलेंट्रे टीनोफोरा। नेक्स्ट अगले संघ पर आता है। अगला जो संघ है वो कौन सा है हमारा, प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज जो संघ जो होता है इसको हम चपटे क्रमी भी बोलते हैं। चपटे क्रमी के साथ साथ इनको हम प्लैटीहेल्मिन्थीज को हम प्लैटीहेल्मिन्थीज जिसको हम चपटे क्रमी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी सतह जो होती है वो कैसी होती है, चपटी होती है। सर एनसीईआरटी में लिखा है कि लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। थक गया हूं भाई मैं। चलिए अगला संघ पढ़ रहे हैं, कौन सा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, जिसके अंतर्गत कौन आते हैं, चपटे क्रमी आते हैं। चपटे क्रमी क्यों बोला है, क्योंकि इनकी सतह कैसी होती है, चपटी होती है, फ्लैट होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, चपटे क्रमी बोलते हैं। हाँ जी, क्रमी का मतलब क्या होता है याद रखना। क्रमी, वैसे तो इस वर्ड का मीनिंग हम कीड़ा समझ लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वॉर्म का मतलब क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट वॉर्म। और वॉर्म का मतलब होता है क्या, फॉर्म का मतलब होता है लंबी बोनलेस संरचना। कैसी, एक लंबी पतली बोनलेस यानी बिना अस्थि के। सर अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन बोल सकते हैं क्या? भाई कोई तो मेरा साथ दे दो यार, इस बैच में कोई है ऐसे बालक जो यहां पर पढ़ते हो, नहीं तो यहां पर सारे मूर्खों की फौज भरी पड़ी है। मेरे को एक बात बताओ, है तुमको मैं कोई अब्बा डब्बा कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाता हूं, तुमको सुनाई देता है, कुछ समझ में आता है? मतलब मेरे को एक बार एक चीज क्लियर कर दो कि सर हमको आपकी भाषा समझ में नहीं आती है, आपने अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन बोला था, ये हमको समझ में नहीं आया। सीरियसली पढ़ते हो कि मतलब ऐसे, मतलब मां बाप का पैसा वेस्ट करने पर लगे पड़े हो? और ये कब बताया न्यूनीकरण विभाजन? अभी अभी कुछ शायद एक दो दिन पहले की बात होगी। न्यूनीकरण विभाजन, न्यूनतम, न्यून का मतलब होता है न्यूनतम यानी कम करना, रिडक्शनल। चलो जी, वॉर्म का मतलब क्या होता है, पतली लंबी बोनलेस संरचना जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉर्म बोलते हैं, क्रमी बोलते हैं। चपटे क्यों बोला, क्योंकि इनकी सतह जो होती है वो कैसी होती है गुरु, चपटी होती है। इनकी कौन सी, इन संघ के प्राणी जो होती है उनकी पृष्ठ और अधर कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। सर पृष्ठ और अधर चपटे होते हैं का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया ये मान लो एक प्राणी है, अब इसकी ऊपर वाली सतह और निचली सतह, ये पृष्ठ है, ये अधर है, जो जमीन की तरफ अधर, जो ऊपर की तरफ है पृष्ठ, ये भी चपटी ये भी चपटी, दोनों चपटी, तो हम क्या बोलेंगे भैया शरीर कैसा है, चपटा है। तो इनकी पृष्ठाधर के मतलब क्या होएगा कि पृष्ठ सतह भी और अधर सतह भी। पृष्ठ यानी डोर्सल, अधर यानी वेंट्रल, दोनों सतह जो होती है वो कैसी होती है, चपटी होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, चपटे क्रमी बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट एक चीज मैं बताना भूल गया, इस संघ को हम ट्रिमेटोडा भी बोलते हैं। साक्षी, जो तुमने आज क्वेश्चन पूछा था, है ना, ग्रुप में शायद आई थिंक पूछा था ना, मैंने एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आई थिंक उसमें गलत बता दिया था। वो वाला क्वेश्चन जो था उसका आंसर जो था वो फर्स्ट और ऐसे कुछ था ना ऑप्शन। हाँ, तो ट्रिमेटोडा भी कहा जाता है। इस संघ के अंतर्गत प्लेनेरिया आता है और प्लेनेरिया जो होता है वो ट्रिमेटोडा कहलाता है। ये वर्ड आपने देखा था, कहां पर देखा था, बायोडायवर्सिटी में आई थिंक, वहां पर चैप्टर में आया था ना ट्रिमेटोडा।
तो इस संघ के प्राणियों को हम ट्रिमेटोडा बोलते हैं। क्यों ट्रिमेटोडा बोलते थे अभी मैं बता देता हूं। ट्रिमेटोडा, ये वर्ड बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन चैप्टर में आया था, ट्रिमेटोडा। ये ट्रिमेटोडा, इससे अगला वाला जो संघ है उसको हम बोलते हैं निमेटोडा, इस वाले संघ को हम बोलते हैं ट्रिमेटोडा। ये ट्रिमेटोडा वर्ड, प्लैटीहेल्मिन्थीज को हम ट्रिमेटोडा बोलते हैं, या प्लैटीहेल्मिन्थीज की एक क्लास होती है, एक भाग होता है जिसको हम ट्रिमेटोडा बोलते हैं। ये ट्रिमेटोडा वर्ड आया कहां से है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, वेट करना, अभी बता रहा हूं, ठीक है जी। देखिएगा, इस वर्ड पर फोकस करना, क्या कि इस संघ के प्राणी जो होते हैं, ज्यादातर प्राणी जो होते हैं इस संघ के, इस चपटे क्रमी संघ के ज्यादातर प्राणी जो होते हैं वो मनुष्यों पर या अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। हाँ जी, किस रूप में पाए जाते हैं सर? मनुष्य और प्राणियों में ये अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब आप याद करिएगा, अगर आपको याद आ रहा हो, परजीवी, जब हम लोगों ने परजीविता की बात करी थी, याद करिए, तब मैंने आपको बताया था कि परजीवी और पोषक दोनों सह विकास करते हैं, याद आ रहा है? परजीवी अगर विकास कर रहा है तो विकास के दौरान वो कुछ संरचनाओं का निर्माण करता है। कितने बच्चों को याद आ रहा है? कितने बच्चों को याद आ रहा है परजीवी जब सह विकास करता है? या हम लोगों ने जब परजीविता पढ़ा था, प्लस माइनस पैरासिटिज्म पढ़ा था, तो वहां पर लीवर फ्लूक वर्ड आया था। हाँ, वही बताना है अभी। तो वो कुछ संरचनाओं का निर्माण करता है, कुछ अंकुश हुक का, कुछ चूषक चूसने वाली चीजों का। याद आ रहा है? याद आया? कुछ अंकुश और चूषक, ये कुछ वर्ड याद आ रहे हैं? अंकुश, चूषक, हुक, सकर, ये वर्ड याद आ रहे है ना? परपोषी से अटकने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, उससे पोषण को चूसने के लिए ये संरचना इनके अंदर पाई जाती है। हाँ सर, पाई जाती है। अगर इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बेटा ये ट्रिमेटा, ट्रिमेटा एक ग्रीक भाषा का वर्ड है और ग्रीक लैंग्वेज में ट्रिमेटा का मतलब होता है होल, टू क्रिएट होल, छेद पैदा करना। ठीक है, अब आप जरा सोचिएगा, इस जगत के जो प्राणी जो हैं वो ज्यादातर कैसे हैं? अंतः परजीवी हैं। अब अंतः परजीवी हैं, अंदर जाकर छेद करेंगे, या तो हुक बनाकर छेद करेंगे, या चूसने के लिए छेद करेंगे, तभी तो चूस पाएंगे, है ना? तो ऐसे प्राणी तो या तो अंकुश या चूषक बनाकर क्या ये छिद्र पैदा करेंगे, छेद करेंगे? क्या ये होल क्रिएट करेंगे अपने परपोषी पे? जो भी इनका परपोषी जो होएगा उस परपोषी के अंदर छेद करेंगे, होल करेंगे। हाँ, होल करेंगे। तो होल जो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिमेटोड्स बोलते हैं। तो ऐसे प्राणियों को हमने क्या बोला है? ट्रिमेटोडा बोला है। जैसे ह्यूमन लीवर फ्लूक, जैसे ह्यूमन लीवर फ्लूक, ये जो है जिसका नाम है फेसियोला, इसी को हम क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक बोलते हैं। या इसको हम पर्ण, यहां पर लिखा होगा पर्णक्रमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णक्रमी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लीफ लाइक होता है। तो यहां पर लीवर फ्लूक और पर्णक्रमी दो अलग अलग चीजें हैं। लीवर फ्लूक क्यों बोला? क्योंकि ये लीवर के अंदर जाकर हमारे अंदर एक घोंगा और एक हम, एक घोंगा और एक हम, सॉरी, एक घोंगा और एक मछली। याद आ रहा है? घोंगा और मछली, दो होस्ट की इसको जरूरत होती है। हमारे अंदर अगर ये जाता है तो हमारे लीवर को इन्फेक्ट करता है। याद आ रहा है? हमारे लीवर को इन्फेक्ट करता है, तो लीवर के अंदर जाकर छेद करेगा। हाँ सर, छेद करेगा, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? लीवर फ्लूक बोलते हैं। चलो ठीक है। दूसरा, इसकी आकृति जो होती है ये लीफ के जैसी होती है। किसके जैसी होती है सर? इसकी आकृति जो होती है वो लीफ के जैसी होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? पर्णक्रमी बोल देते हैं। यानी पत्ते के जैसे दिखने वाला क्रमी, इसलिए क्या बोलते हैं? पर्णक्रमी बोलते हैं। इसके दो होस्ट कौन थे? घोंगा और मछली थी। ठीक है जी, याद आ गया? इतनी सी बात, आई होप इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। ये लीवर फ्लूक था। ठीक है, ये जो है ये फीता क्रमी, इसका नाम है टीनिया, ये फीते के जैसा है
है ना, जैसे हमारा फीता होता है, लंबा सा धागा होता है, इसके जैसा होता है, ये फीता क्रमी होता है। पीता नहीं है, ये फीता क्रमी, इसको सही कर लीजिएगा। मेरे को लगता है छापने वाला पीता ही होएगा, तभी इसने पीता क्रमी कर दिया, ये फीता क्रमी होएगा। सही कर लीजिएगा बेटा, इसको क्या आएगा, ये फीता क्रमी होएगा, इसको सही कर लीजिएगा। फीता क्रमी जो होता है, ठीक है, सही करना, फीते के जैसा होता है। डन। चलिए जी, तो यहां पर ये 4 बिंदु हैं, इन चारों बिंदुओं को जल्दी से निपटाइएगा, बहुत सीधे सीधे बिंदु थे। पृष्ठधार, इनकी सतह कैसी होती है, पृष्ठाधार सतह कैसी होती है सर, चपटी होती है, इसलिए चपटे क्रमी बोला है। ये ज्यादातर कैसे होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। अंतः परजीवी होते हैं तो ये अंकुश और चूषक का निर्माण करते हैं, जो परपोषी कोशिका से चिपकने में और उससे भोजन के अवशोषण में हेल्प करती है। बाकी इनके अंदर द्विपार्श्व सम्मिति होती है। ये होते त्रिकोरिक हैं लेकिन अगुहिकीय होते हैं, ये चीज याद रखना। अंग स्तर का इनके अंदर क्या मिल रहा था सर, संगठन मिल रहा था। अभी तक कैसा मिल रहा था, 1 2 3 4, 1 कोशिकीय, 2 3 ऊतकीय यानी ऊतक स्तर का, फिर 4 कैसा था सर, अंग स्तर का, अंग तंत्र नहीं अंग स्तर का। इसके बाद से क्या स्टार्ट हो जाएगा, अंग तंत्र स्तर का। हाँ जी, यहां तक कि ये 4 बिंदु सीधे सीधे समझ में आ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। यहां तक की कोई तकलीफ। चले आगे, आगे बढ़े बेटा, एक बार जरा जल्दी से बताइएगा। डन। चलें आगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल दिए हमारी एनसीईआरटी में। नेक्स्ट अगले बिंदु पर पढ़ते हैं, और अगला बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आज मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आज 12 बजे वाली जो क्लास होती है उसमें उत्सर्जन तंत्र के मैं क्वेश्चन लेकर आया था, वहां पर एक क्वेश्चन आया था, याद रखना है आपने। हमारे अंदर उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसमें उत्सर्जी अंग कौन होता है, उत्सर्जी अंग जहां पर वेस्ट मटेरियल को हम एक्सक्रीट करेंगे या उसको पहले हम ब्लड में से छानेंगे, छानने के बाद उसको हम शरीर से त्यागेंगे। तो हमारे अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है, उत्सर्जी अंग कौन होता है, किडनी होती है, याद रखना। कौन होता है, किडनी होती है। यहां पर उत्सर्जी संरचना जो होती है, जो जल का और उत्सर्जी पदार्थ के लेवल को मेंटेन करेगी, तो वो कौन होती है, याद रखना, फ्लेम सेल ज्वाला कोशिका। और बहुत इजीली याद हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल अलग हटके एक नाम है, क्या, ज्वाला। ठीक है, तो ज्वाला कोशिका जो होती है, फ्लेम सेल्स जो होती है, वो क्या करती है, वाटर का रेगुलेशन करती है। परासरण मींस वाटर के लेवल का रेगुलेशन करती है और उत्सर्जन में सहायता करती है। तो जल के स्तर का नियंत्रण करना परासरण नियंत्रण कहलाता है, और उत्सर्जन यानी शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो बेटा ये करने का काम कौन करती है, उत्सर्जी अंग तो नहीं है क्योंकि अंग स्तर का। अब यहां पर अंग स्तर का आप बोलेंगे कि सर यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल है। यहां पर जो अंग है वो हमारी एनसीईआरटी ने बताया नहीं कि ये अंग कौन सा है, मैं आपको बताऊंगा, टाइम वेस्ट होएगा। इस अंग का नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसके अंदर मिलती है ज्वाला कोशिका, और ये ज्वाला कोशिका जो होती है ये उत्सर्जन संरचनाएं होती हैं। तो अभी मैं अंग नहीं बता रहा हूं, उसका नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंपल याद रखेंगे, प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर जो उत्सर्जी संरचना जो उत्सर्जन में हेल्प करेगी उसका नाम सीधा सीधा याद रखेंगे, ज्वाला कोशिका। क्या याद रखेंगे, ज्वाला कोशिका। आपके अंदर जैसे ज्वाला भभक रही होती है ना टाइप करने के लिए, ऐसे इनके अंदर ज्वाला कोशिका पाई जाती है जो उत्सर्जन में हेल्प करती है। डन। सर फुल वीडियो क्यों नहीं कल का अपलोड हुआ है? आपको पता है नौशाबा कल का फुल वीडियो कितनी देर का था? 2 घंटे 1 मिनट का था, या 2 घंटे 2 मिनट का था। वो 2 घंटे की अपलोड होती है, 2 घंटे से ज्यादा होते ही अपलोड नहीं हो पाती है। और वो जो लास्ट के जो 1 या 2 मिनट थे उसमें मैंने हेलो टाटा बाय बाय कर दिया था। आप अगर जरा ध्यान से देखियो, क्या सर वो फिर से अपलोड हो गई है? हाँ बेटा वो अपलोड हो गई थी, आप एक बार चेक करना बेटा, अपलोड हो गई है। ठीक है, कमेंट करने से पहले जरा एक बार देख लिया करो वापस से कि क्या हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नर मादा अलग नहीं होते, यहां पर फिर से द्विलिंगी। सर यहां पर भी द्विलिंगी है, यस यहां पर भी द्विलिंगी। सर कहां कहां द्विलिंगी? सोच 3 संघ आ चुके हैं यहां पर द्विलिंगी।
पॉरीफेरा, टीनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थीज। यहां पर भी कैसा है सर, द्विलिंगी है, नर और मादा अलग नहीं होते हैं। निषेचन यहां आंतरिक होता है। अब जरा कंफ्यूजन कैसे होएगा, पॉरीफेरा में कैसा था, आंतरिक था, लेकिन टीनोफोरा में कैसा था, बाह्य था। टीनोफोरा में लैंगिक जनन मिल रहा था, अलैंगिक नहीं था। प्लॉरीफेरा में कैसा मिल रहा था, मिल रहा था वहां पर, लेकिन यहां पर निषेचन आंतरिक हो गया फिर से। और परिवर्धन में बहुत सारी लार्वा अवस्था पाई जा रही है, और बहुत सारी लार्वा अवस्था अगर पाई जा रही है यानी यहां पर फिर से अप्रत्यक्ष हो गया। सर कैसे याद रखेंगे, शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, याद रखना, शॉर्ट में चीजों को लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में ज्वाला कोशिका, एरोकर, उत्सर्जन, परासरण नियंत्रण, खत्म। नेक्स्ट, नर मादा अलग नहीं होते, ये लिखने से बेटर है सीधा उभयलिंगी, कॉमा करके, निषेचन आंतरिक, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष वर्ड देखते ही, इनडायरेक्ट देखते ही दिमाग में आएगा लार्वावस्था पाई जाती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा संघ है जिसमें परिवर्धन के दौरान बहुत सारी लार्वावस्था पाई जाती है। यह स्टेटमेंट हमारी इस चैप्टर में सिर्फ इसी संघ में दिया हुआ है, परिवर्धन में बहुत सी लार्वावस्था पाई जाती है। बहुत सी लार्वावस्था किसमें पाई जाती है, चपटे 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 क्रमी में पाई जाती है। जो चपटे क्रमी जो होते हैं इनके जीवन में बहुत सारी क्या पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो इस चैप्टर का जितना ज्यादा फ्लो चार्ट बना सकते हो, जितना अच्छे तरीके से शॉर्ट में बना सकते हो, बनाइएगा। नेक्स्ट, प्लेनेरिया, ये याद रखना, यही क्वेश्चन था ना आई थिंक, वो जो सुबह तुमने भेजा था साक्षी, यही क्वेश्चन था ना, तो उसको सही कर लेना। प्लेनेरिया जो होता है उसमें सबसे ज्यादा क्षमता पाई जाती है किसकी, पुनरुद्भवन की। ये इस तरीके से प्लेनेरिया होता है। ठीक है जी, इस तरीके से दिखता है ये प्लेनेरिया। मैंने एक वीडियो देखा था, शायद कल परसों की बात है, उसमें प्लेनेरिया जो था उसको एक व्यक्ति ने 3 भागों में काट दिया इस तरीके से 3 भागों में काट दिया, और 3 भागों में काटने के बाद उसने 3 भागों में काट दिया। 3 भागों में काटने के बाद उसने लगभग 1 हफ्ते के बाद उसने क्या देखा कि इन तीनों भागों से 3 प्लेनेरिया बन गए। अब आप इमेजिन करिए, सोचो, इमेजिन करो। आशीष गौतम कह रहा सर फ्लो चार्ट बनवा दो ना। हाँ जी, तो याद रखना, मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर जो होती है वो किसमें पाई जाती है, इस अर्थ पर मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर किसमें पाई जाती है, आपके प्लेनेरिया में भी पाई जाती है, हाइड्रा में भी पाई जाती है, स्पंजेस में भी पाई जाती है, लेकिन मैक्सिमम किसमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में पाई जाती है। अपार क्षमता पाई जाती है पुनरुद्भवन की। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, फ्लो चार्ट अगर मैं बनाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा कि आपके हिसाब से, मुझे बताओ। बताओ मुझे, अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, है ना? और आप जब फ्लो चार्ट बनाओगे तो अपने हिसाब से बनाओगे। आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे कि अपने हिसाब से पढ़ोगे? सोचो, किसी भी बच्चे को अगर पढ़ना होता है तो वो अपने हिसाब से फ्लो चार्ट बनाएगा ना। सो इट्स बेटर कि आप अपने हिसाब से बनाओ। जैसे एक बच्चे ने बनाए हैं, ये देखिए, ये इस बालक ने बनाए हैं, क्या नाम है, ऋषभ पंत। ये देखिए इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाए हुआ है ना। क्या दूर के ढोल जो है ना बड़े सुहावने नजर आते हैं। दूर के ढोल जो होते हैं ना सुहावने नजर आते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। भाई मेरे को दे देना यार, ऋषभ पंत मेरे को दे दे, मेरे को दे देना, मेरे को दे देना यार, नोट्स दे देना, दे देना, दे देना भाई, दे देना, दे देना, दे देना, दे देना, दे देना, है ना, होता है ना, है ना, है ना। ये पता है क्या होता है, ये आप उस टॉपिक से, उस कंसेप्ट से दूर भाग रहे हो, उसकी तरफ नहीं जा रहे हो, काम चोरी कर रहे हो आप। कुल मिलाकर बात यह है, देखो सीधी सी बात है, ठीक है। इसे बोलते हैं काम चोरी। अपने आप को काम करने से आप अपने आप को रोक रहे हो, काम चोरी कर रहे हो कि सर आप कर दो ना, सर आप ये कर दो ना, सर आप वो कर दो ना।
देखो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं सिंपल सी चीज जो समझ में नहीं आ रही है उसका कंसेप्ट बता सकता हूं। नोट्स अगर मैं बनाने लग जाऊं, चलो ठीक है, ये अगर मैं करने लग जाऊं, चलो ये भी ठीक है, सब कुछ मैं अगर करने लग, तो तू क्या करेगा? ठीक, समझो ना। अब ऐसे तो बेटा जितने भी टॉपर है जो सिलेक्ट होते हैं उनके नोट्स ले लो तुम, सिलेक्शन हो जाएगा क्या सबका? नहीं होएगा ना। चलो जी, उदाहरण है टीनिया सोलियम जिसको हम फीता क्रमी बोलते हैं, फेसियोला जिसको हमने पर्णक्रमी बोला। ये सीधा सा हमारा एग्जाम्पल था, ये सीधे से बिंदु थे। अब इधर देख लीजिएगा, यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया था प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर। प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर बेटा यहां पर आपने ये 4 बिंदु पड़े थे, ये मैंने हाईलाइट कर दिए थे। फिर उसके बाद में 4 के बाद ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां यहां पर मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूं। ज्वाला कोशिका किस चीज में हेल्प करती है? परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन में हेल्प करती है। यहां पर आप सीधा लिखेंगे, उभयलिंगी लिखेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे। उभयलिंगी लिखेंगे, उभयलिंगी लिखेंगे, उभयलिंगी लिखेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे। उभयलिंगी का मतलब आप जानते हैं, द्विलिंगी हाईलाइट करेंगे। निषेचन यहां पर आंतरिक होएगा और बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाएंगी, याद रखना। प्लेनेरिया याद रखना, पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। 2 एग्जाम्पल, टीनिया जिसको हम फीता क्रमी बोलते हैं, फीते के जैसे होते हैं, याद रखना। आपके जूतों में लगा हुआ है टीनिया और बाहर आपके गमले में लगा हुआ है फेसियोला, तो ऐसे याद रखना। फेसियोला जो है बाहर गमले में लगा हुआ है, यानी पत्ती के जैसे, पादपों के जैसे पर्णक्रमी, और आपके जूते में जो फीते जो हैं वो कौन है? टीनिया है। सिंपल। ठीक, क्लियर है? ये थे हमारे 9 बिंदु। अब बताइए, मैं ऑलरेडी यहां पर लिख रहा हूं और ये सारी लाइनें एनसीईआरटी की हैं, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड चीज है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड चीज है। जहां अतिरिक्त बताने की जरूरत है वहां पर बता रहा हूं। अब जैसे फॉरीफेरा में मैंने आपको मीजनकाइम के अंदर कंकाल बताया, स्पॉन्जिन फाइबर जो कैल्शियम और सिलिका से बने होते हैं, वो नहीं लिखा हुआ था वहां पर। तो जहां बताने की जरूरत है वहां पर बता रहा हूं, जहां नहीं बताने की जरूरत है नहीं बता रहा हूं, खत्म। हाईलाइट करता जा रहा हूं, टोटल जितने भी बिंदु हैं वो सारे हाईलाइट करता जा रहा हूं हर संघ के। ये देखो, ये चौथा संघ था, इसके टोटल 9 बिंदु हैं, जिसमें से पहले जो बिंदु थे वो हमने हाईलाइट कर दिए, ठीक है। उसके अगले वाले बिंदु जो है वो हमने हाईलाइट कर दिए। ऐसे पिछले वाले संघ में भी हमने यही किया था। इससे पिछले वाला जो संघ जो था उसमें हमने हाईलाइट कर दिया था, ये देखो ये हाईलाइट कर दिया था। कितने बिंदु थे? 5 से लेकर 8 तक थे, 5 से लेकर 8 तक थे। 1 से लेकर 4 जो थे वो हाईलाइट कर दिए थे। तो हर संघ में मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो याद रखने लायक है। नेक्स्ट, ये हमारा हो चुका है प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज के बाद हाँ जी करण बाबू, दोनों बीजाणु बनते हैं। नेक्स्ट इज एसके हेल्मिन्थीज, जिसको हमने क्या बोल रहे हैं? गोलक्रमी। अब देखिए, एसके हेल्मिन्थीज जिसको हम बोलते हैं गोलक्रमी, हिंदी में बोलते हैं राउंड वॉर्म। अब नाम से पता लग रहा है कि हम इसको राउंड वॉर्म क्यों बोलेंगे। अब देखिए, देखने पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये केंचुआ है, बट इट्स नॉट केंचुआ। ये केंचुआ नहीं है, हां केंचुए जैसा है। कौन? केंचुए जैसा दिख रहा है, क्योंकि केंचुआ भी ऐसा ही होता है। हाँ सर, केंचुआ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। केंचुआ भी बिल्कुल ऐसा ही दिखना ही में ऐसा होता है, लेकिन डिफरेंट होता है। आप देखेंगे यहां पर रिंग जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये रिंग जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। शरीर विखंडित हो रहा है, ये वाला भाग, फिर ये भाग, फिर ये वाला भाग, इस तरीके से शरीर जो है विखंडित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यहां पर इस तरह की संरचना पाई जा रही है? नहीं सर, ऐसी नहीं है। यानी यहां पर विखंडन नहीं पाया जा रहा है। हाँ, गोल ये भी है, इसको काटेंगे गोल मिलेगा, गोल वो भी मिलेगा, हैं दोनों के दोनों गोल। लेकिन हम इसको गोल क्रमी क्यों बोल रहे हैं? इसको हम गोल क्रमी क्यों बोल रहे हैं? क्रमी का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो पूरी एक लंबी नलिकाकार संरचना होगी, ठीक है, और बोनलेस होगी। राउंड क्यों बोला है ये भी आप समझ में आ रहा है। अब इनको हम बोलते हैं निमेटोडा। इनका दूसरा नाम क्या होता है? निमेटोडा। जैसे वो क्या था? ट्रिमेटोडा था। वो कौन था? ट्रिमेटोडा था।
कौन था वो? ट्रिमेटोडा था। ये है निमेटोडा। नाउ व्हाट इज निमेटा? ये निमेटा वर्ड कहां से है? ये निमेटा वर्ड फिर से ग्रीक भाषा से है, और निमेटा का मतलब होता है बेलनाकार। ठीक है, कैसे होते? गोल बेलनाकार जो संरचना, जो बेलन के जैसी संरचना जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? निमेटा बोलते हैं। तो उसी निमेटा से वर्ड आया है क्या? निमेटोडा। तो ये भी संरचना कैसी होती है? बेलनाकार होती है। इस तरीके से बेलन के जैसी संरचना होती है, राउंड होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गोलक्रमी या निमैटी हेलमिंथीज या निमेटोडा भी बोल देते हैं। ठीक है जी, आइए जी। तो एस्केहेलमिंथीज प्राणी जो होती है, जब हम इसको काट कर देखते हैं तो गोल होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? गोलक्रमी बोल देते हैं। बहुत सिंपल सा है। अगर ये याद आ रहा है तो ये याद आते ही आपके दिमाग में निमेटोडा वर्ड याद आते ही, निमेटोडा वर्ड याद आते ही आपके दिमाग में मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया ये वर्ड आना चाहिए। धड़ाम करके दिमाग से ये वर्ड आना चाहिए। मेलोइडी गाइनी इनकॉग आया किसी के? वेल डन, बहुत ही बढ़िया माना, बहुत ही बढ़िया जुल्फी, बहुत ही बढ़िया। मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया जो याद करिए, हमने कहां पर पढ़ा था सर? बायोटेक में पढ़ा था, जहां पर हमने आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ा था। और आरएनए इंटरफेरेंस जब हमने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि हम किस प्रकार से हम पादपों का निर्माण किए थे जो पीड़क रहित थे। याद आ रहा है? याद आ गया। तंबाकू की किसको खराब करते थे? जड़ों को खराब करते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो जी, तो भैया ये एस्केहेलमिंथीज को एस्केहेलमिंथीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गोल होते हैं, इसलिए हम इनको गोलक्रमी बोलते हैं। मुक्त जीवी, जलीय, स्थलीय। चलो इसको अब हम कल आगे करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया, फिर क्लास ये पूरी नहीं जा पाएगी। ये इसको हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको एक बार डाल दूंगा इसको, और कल थोड़ा सा फास्ट करेंगे। प्लीज आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा, अगर आप थोड़ा सा अगर समझ सकते हैं तो कर सकते हैं। तो 2024 का एक बार लेक्चर जस्ट देख कर आइए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं कराऊंगा, कराऊंगा। अगर आप वो देखकर आ जाएंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए फायदा होगा कि मैं चीजों को थोड़ा सा जल्दी करा पाऊंगा। क्योंकि अगर आप वो कंसेप्ट ही समझ कर आ जाएंगे तो इजीली चीज समझ में आ जाएगी, फिर तो फास्ट करा दूंगा। नहीं करके आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कराऊंगा तो सही में यहां पर। ठीक, डन, ओके रिचा, कोई बात नहीं। चलो मैं ये बंद कर रहा हूं, क्योंकि फिर है ना क्लास बंद हो जाएगी, फिर जाएगी नहीं पूरी। एक बार इसको बंद करना यार। बाय बाय बच्चों।